हेलो। ठीक। इस पे जैसे भी कोई आएगा ना हम्म। तो इसकी स्क्रीन दो पार्ट या तीन पार्ट हो जाए हम्म। क्योंकि उससे पहले मैं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जो है हम लोग, इसका प्लग मिल गया आपको कहीं? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। आज की डेट लगा लो बच्चों। ये है पार्ट 2, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्लास, जिसमें तुम एक्सपोजर लोगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का, जिससे कि एप्लीकेशन पार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे नीट में, उन्हें करने में तुम्हें हेल्प मिले। आज है 21 नवंबर, लेक्चर 2। कल जो हमने कवर किया था उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स हैं तो वो तुम पूछ सकते हो। हम्म। हम्म। ठीक है, चलेगा। अगर तुमने बुकलेट देखी अपनी, और या कोई भी सवाल मन में आया है कल जो हमने डिस्कस किया उसको लेकर, और तुम पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और नहीं पूछने तो फिर हम आगे चलेंगे। कुछ नहीं पूछना? ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो क्या है लिस्ट में। ओम्स लॉ है। मीटर ब्रिज पहले, ओम्स लॉ बाद में है। अच्छा, ठीक है, तो मीटर ब्रिज को लेते हैं। तो सीक्वेंस में चलते हैं, जो सीक्वेंस उसमें उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और उससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं वो सब हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो व्हीटस्टोन को क्या जरूरत पड़ी, तुम में से कोई बता सकता है? जैसे हम पढ़ते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी तो नहीं आया ये व्यू में। हाँ, ईंटें और मंगाओ, है ना, मंगा लो। हम्म। अच्छा, कैमरा को नीचे कर लें। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, ये सही सुझाव है। कैमरा को नीचे कर लेते हैं। बस हो गया काम। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, आवाज आ रही है बच्चों? कोई लिखकर बता दो। आ रही? ओके। तो आज की क्लास को भी हमें एंजॉय करना है फुली। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये तुम जानते हो। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या आवश्यकता थी व्हीटस्टोन को व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की? क्यों कैलकुलेट करना था? उस समय सारा कम्युनिकेशन कैसे होता था? वायर्स के थ्रू, है ना। वाईफाई कुछ था ही नहीं, जानते नहीं तो वाईफाई क्या है। तो वायर्स के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता था, टेलीफोन का, टेलीग्राम। टेलीग्राम जाया करते थे, किसी की नौकरी लग गई है तो खुशी का पैगाम, डेथ हो गई है तो दुख का, सब टेलीग्राम के थ्रू जाए, वायर के थ्रू सारा कम्युनिकेशन था। मोर्स कोड यूज करते थे। सेना के जनरल थे एफबी मोर्स, उन्होंने कोड लैंग्वेज डेवलप की थी, डॉट और डैश की। और सारा कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू। अब ये लंबी लंबी वायर लाइंस थी, कई कई किलोमीटर लंबी। तो आंधी तूफान में कोई पेड़ गिरा और तार टूट गया, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाके सही करना है? ऐसा तो जा नहीं सकते, देखते देखते जाए कहां से टूटा कहां से टूटा, कई कई किलोमीटर लंबी लाइन।
तो एक डिवाइस पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया गया जो कि बेस था व्हीटस्टोन ब्रिज पर, यानी इस बात की जरूरत थी कि हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाए जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस पता कर लें। तो व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स की फॉर्म में अरेंज किया, और ये जो सेटअप बनाया इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो कि पोस्ट ऑफिस में रखे जाते थे इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं लेके नहीं आया आज, है ना। तुम्हें किसी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो लैब में आके तुम देख सकते हो, नहीं तो उसका वीडियो तुम देख सकते हो, उसे पूरा समझ में आ जाएगा। तो पीओ बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस बॉक्स, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, उससे हम पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे पता लगा लेते थे अननोन रेजिस्टेंस कितना है। अननोन रेजिस्टेंस हमें पता है, जो वायर लाइन में हमने तार इस्तेमाल किया उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस पता है और टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो लेंथ पता चल जाएगी। उतनी दूरी पे जाके संभालते थे, जहां तार टूटा हुआ मिलता था उसको सही कर देते, ये तरीका था। ठीक। तो ये जो पूरी क्लास अपनी चलेगी, इसमें जो कुछ तुम्हें लगे कि हाँ कुछ अनफैमिलियर कंटेंट है और तुम नोट करना चाहते हो वो नोट कर लेना, बहुत सारी चीजें तुम्हें सुनने और सीखने को मिलेगी। तो मीटर ब्रिज में हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है मीटर ब्रिज, क्या क्या हम कर सकते हैं, दिखने में कैसा दिखता है, 1 मीटर लंबा तार है इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ये रेजिस्टेंस वायर है जो किसका बना होता है तुमसे पूछा जा सकता है, तो कौन से मटेरियल का बना होता है, कॉन्स्टेंटन, है ना। क्या स्पेलिंग है, कांस्टेंट लिखो और लास्ट में क्या लगा दो, ए एन, कांस्टेंट, फिर क्या लगा दिया, ए एन, कांस्टेंटन। इसका एक और नाम है यूरेका फॉर्ब्स कंपनी, जानते हो तुम, वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, है ना। तो इसका नाम यूरेका भी है, वही आर्किमिडीज वाला यूरेका, ढूंढ लिया, खोज लिया, लैटिन वर्ड। तो कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी बोलते हैं, ये उसका बना हुआ है। 3 एलॉय के नाम तुमको याद रखने हैं। रेजिस्टेंस वायर्स जितने भी हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, एलॉय से बनाते हैं। तो 3 कौन कौन से एलॉय, नाइक्रोम, उस पर बेस क्वेश्चन तुमको मिलते हैं, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन, मैंगनीज का एलॉय MANGANIN, मैंगनीन। खास बात क्या है इन तीनों में, रेजिस्टिविटी हाई, अल्फा नेग्लिजिबल, अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो नेग्लिजिबल, जिससे इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पर टेम्परेचर का असर नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल हो। अगर हमने कोई रेजिस्टेंस कॉइल बनाई, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर ऊंचा नीचा जाए, उससे उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े, नहीं तो क्या होगा, कोई भी चीज गर्म हो रही है, मान लो हीटर पे तुमने चाय बनने के लिए चढ़ाई, अब हीटर में जो नाइक्रोम की कॉइल लगी हुई है, हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम, ब्रांड न्यू जब होता है तो नाइक्रोम कैसा दिखता है, चमकीला, क्यों, निकल के कारण। और ये जो मैंगनीज है वो कैसा दिखता है, काला। ये रियोस्टेट यहाँ पर पड़ा है, अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे भी ऑनलाइन वाले बच्चों को। तो रियोस्टेट में काले से रंग का तार हुआ है, मैंगनीज। इसमें कम चमक है, ये कॉन्स्टेंटन। जिसमें ज्यादा चमक है, ये किसका बना हुआ है, नाइक्रोम। तो जब तुमने देख भी लिया नाइक्रोम कैसा दिखता है, कॉन्स्टेंटन कैसा, मैंगनीज कैसा, तो ये इमेज जाकर स्टोर हो जाती है हमारे दिमाग में। तो अब तुम चाहोगे भी तो भूल नहीं पाओगे, जब भी रेफरेंस आएगा तुम्हें याद आ जाएगा मैंगनीज कैसा, नाइक्रोम कैसा, कॉन्स्टेंटन कैसा। और उनकी खास बात क्या है कि अल्फा नेग्लिजिबल और रेजिस्टिविटी हाई। तो हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं मीटर बेस से। अगर ऐसे 2 रेजिस्टेंस वायर हमको दिए जाएं, तो हम लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं मीटर ब्रिज से। और इसकी लेंथ नापकर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर नापकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, स्क्रू गेज से डायमीटर नापेंगे और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी, ρ इक्वल टू RA/L। ये सब काम हम मीटर ब्रिज से कर सकते हैं। क्या लिमिटेशन है मीटर ब्रिज की, अगर अननोन रेजिस्टेंस 1 ओम के ऑर्डर का है, 0.5 या 1 ओम, तो क्या नाप पाएंगे मीटर ब्रिज से। तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर उसमें स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो क्या खास बात है, चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तब हमें इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिवली ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। कल हमने डिस्कस किया सेंसिटिविटी, लार्जर दी सेंसिटिविटी मोर इज द एक्यूरेसी, उसको लिंक किया था सोनार वाले तराजू से और सब्जी वाले के तराजू से।
तो सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगी, चारों रेजिस्टेंस ओम में ही हो या मेगा ओम में हो, किलो ओम में हो, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, वो एक फैक्ट है। फिर हम जानते हैं इसमें हमने कुछ कनेक्टिंग वायर्स यूज किए हैं। कनेक्टिंग वायर कैसा है, धागा दिखता है, धागे के अंदर तांबे का तार है। कैसे बनाते हैं कनेक्शन, जैसे तार को हुक की फॉर्म में मोड़कर ऐसे हुक बनाया, और एक ग्रू होता है या खांचे में फंसाया और इसको हम टाइट कर, ऐसे कनेक्शन बनता है, तो कांटेक्ट बन गया कॉपर से। तो तांबे का तार इसमें है कनेक्टिंग वायर। हालांकि तांबे का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, पर जीरो नहीं है। तो कुछ रेजिस्टेंस तो है, और वो हम नाप भी सकते हैं। किससे नाप सकते हैं, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर भी दे दो मेरे को। तो मल्टीमीटर से हम ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर जैसे कि नाम है वैसे इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी एक एक्टिविटी भी तुम्हें करनी है। लास्ट वाला प्रैक्टिकल किसका है तुम्हारे, मल्टीमीटर का, अगर इस लिस्ट में तुम देखोगे। तो मल्टीमीटर जैसे इसका नाम है, इस तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नाप सकते हो, रेजिस्टेंस नाप सकते हो, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, इससे तुम वोल्टेज नाप सकते हो, डीसी वाली एसी वाली, करंट नाप सकते हो डीसी में और एसी में। ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, एनपीएन पीएनपी, पर ट्रांजिस्टर तुम्हारे सिलेबस में हट गया है, पर ये एक्टिविटी अभी भी है, ट्रांजिस्टर को चेक करना, पीएन जंक्शन डायोड को चेक करना, तो वो तुम सीखोगे इसमें। तो मल्टीमीटर से हम जब रेजिस्टेंस नापते हैं तो पता चलता है ये लगभग आधा ओम, चौथाई ओम या एक ओम इतना है कॉपर के वायर का, कनेक्टिंग वायर का, जिसको हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है काउंटिंग करते हो। जब हम P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस लगाते हैं, जो तुम फैमिली और फॉर्मूले से, तब उस समय हम इस कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं। पर अगर अननोन रेजिस्टेंस खुद ही आधा ओम, चौथाई ओम, 0.25 ओम है, तब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर अब इस मेथड से हम रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस पता करेंगे तो सूटेबल नहीं है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट, स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर कौन सा सुटेबल है, तो आता है कैरी फॉस्टर ब्रिज। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो कि बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, वो सुटेबल नहीं है। तो इसमें कौन कौन से एरर होते हैं वो समझ लेते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे तो उसका एरर पता होना चाहिए। जैसे कल तुमने सीखा बैकलैश एरर, जितने भी थ्रेड्स वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे उन सब में बैकलैश एरर होगा ही होगा, जहां पे भी थ्रेड होगा बैकलैश एरर होगा। किस कारण से होगा वो भी पता होना चाहिए। रैंडम कैटेगरी का है कि सिस्टमेटिक कैटेगरी का, वो भी पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक कैटेगरी का जो एरर होता है हम उसको तुरंत से हटा भी देते, रिमूव कर देते। रैंडम कैटेगरी का जो एरर होता है उसके लिए बस एक ही तरीका, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर मीन लेते। तो इसमें एंड एरर होता है। अब एंड एरर क्या है, एक तो एंड एरर या एंड करेक्शन, तुम फैमिलियर हो, रेजोनेंस ट्यूब में होता है जो लॉर्ड रेली ने दिया था, 0.3 टाइम्स डायमीटर, 0.6 टाइम्स रेडियस, वैसे ही नाम मिलता जुलता है। और क्योंकि एंड्स पर जो कनेक्शन बन रहा है उसकी वजह से, इसलिए एंड एरर कहते हैं। जैसे ये तार है 1 मीटर लंबा, स्केल भी लगा हुआ है। अब स्केल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां एक मेटल की पत्ती है, जहां एंड हो रहा है वहां मेटल की पत्ती है। वायर जहां से मेटल की पत्ती के कांटेक्ट में है, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वहीं कनेक्ट हो जाए। ज्यादातर क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं यहाँ पर, या फिर ये तार जाता है पत्ती के नीचे, उसको घुमा देते हैं स्क्रू या कील में और ठोक देते हैं, या स्क्रू है तो कस देते हैं, कील है तो ठोक देते हैं। पर जहां कांटेक्ट बनेगा वहां तक का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो हो सकता है दिखने में हमें दिख रहा हो कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पर एक्चुअल में कांटेक्ट थोड़ा बाद में हो रहा हो या थोड़ा पहले हो रहा हो। तो दो एंड है इसमें, एक एंड पर उस रेजिस्टेंस को, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया उसको हम, ये एक्स्ट्रा लेंथ आ गई उसको हम अल्फा से दिखाते हैं, दूसरे एंड पर बीटा से दिखाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, एंड एरर। और उसके लिए हम करेक्शन लगाते हैं। लेंथ में कंपेंसेशन ठीक वैसे लगता है जैसे ओपन पाइप में और क्लोज पाइप में लगता है। ओपन एंड पर एक बार, है ना, दोनों एंड ओपन है तो 2 बार, तो वैसे यहाँ पे भी लगता है, अल्फा और बीटा। तो उसकी थ्योरी तुम्हें इसमें मिल जाएगी बुकलेट में। कैसे रेजिस्टेंस निकालना है और क्या कंसिडरेशन है, तुमने प्रैक्टिकल सभी ने किया है इसका? कोई बच्चे ऐसे जिन्होंने लैब में जाके नहीं किया प्रैक्टिकल, तो हाथ ऊपर करो। अच्छा, कारण कोई रहा, तुमने प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया लैब में, कोई विशेष कारण?
अच्छा, तुम? हाँ, तो क्या सोचते हो, तुम्हें प्रैक्टिकल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्लैरिटी लाना जरूरी है विजन में। इससे कोई फायदा होगा या टाइम वेस्ट है प्रैक्टिकल करना लैब में जाकर? अगर तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हो तो तुम्हारा काम फास्ट हो गया, विजुअलाइजेशन यानी क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो मेरा सजेशन तो यही है कि एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी में सिलेबस में नहीं है मीटर ब्रिज, सिर्फ प्रैक्टिकल में है। नीट में सिलेबस में है। तो मीटर ब्रिज से प्रैक्टिकल कैसे करते हैं बेसिक में बता देता हूं तुम्हें। अननोन रेजिस्टेंस को जहां लगाया, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखोगे जो तुम्हारे डायग्राम बना हुआ है, PQRS बुकलेट में बना हुआ होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना हुआ है तो बना सकते हो उसके बगल में, मीटर ब्रिज के बगल में। अगर मैं इस पॉइंट को ए कह रहा हूं, इसको ऊपर वाले को बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं, इसको डी कह रहा हूं, तो ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो पी है, बीसी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो क्यू है, एडी के बीच जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से, और सीडी के बीच जो है वो एस अननोन जो हमें पता करना। यहां से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर से की जोड़ते हैं, ये प्रोसेस। एक डायमीटर, एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी जोड़ते हैं यूजिंग की K1 और ये K2, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो तुमसे सवाल ही पूछते हैं अगर हम इंटरचेंज कर दें गैल्वेनोमीटर और बैटरी को तो कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P अपॉन क्यू आर अपॉन एस अब भी वैलिड है। एडजेसेंट साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यहां से हम एस निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। तो यहां पर बेसिकली पी और क्यू हमें मिल रहे हैं इस वायर पर। बैटरी का पॉजिटिव जहां जुड़ा है वो है टर्मिनल ए, बैटरी का नेगेटिव की के थ्रू जुड़ा हुआ है टर्मिनल सी पर। गैल्वेनोमीटर जुड़ा है बी और डी के बीच में, तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ जोड़ा है बीच में, ये टर्मिनल डी है। और जॉकी को जिस पॉइंट पे मैं टच करूंगा जब ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा वो टर्मिनल होगा बी। तो ए से बी तक की जो लंबाई है तार की, ए से बी तक की लंबाई, ये पूरा ए हो गया मेटल की पत्ती, ये पी है। और इधर वाली बची हुई लंबाई 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ वो है क्यू। तो पी और क्यू वायर पे है, आर यहां से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और एस ये है। तो अब मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कुछ रेजिस्टेंस निकाल के, जैसे 1 ओम मैंने निकाला। डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, गैल्वेनोमीटर में इस साइड आ रहा है, इस एंड पर, इस एंड पे आना चाहिए उस साइड। अब मैं वो पोजीशन निकालनी है जहां जीरो आ जाए। तो मान लो मैं जीरो ढूंढता हूं, और उस दौरान मैं स्लाइड भी कर सकता हूं अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इंस्ट्रूमेंट। अब कौन सा स्केल काम करेगा? जो इधर से स्टार्ट हो रहा है ए से, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ में देगा 38। तो 1 ओम पर मैं देखता हूं कि रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही, 38। तो मैं नोट कर लूंगा 1 ओम पर 38। तो आर की वैल्यू 1 ओम है और ये है 38। इसका तो रेशियो चाहिए हमको, तो ये 38 है, तो ये कितना हो गया बचा हुआ 100 माइनस 38। तो ये रेशियो हमें मिल गया, उसको उससे मल्टीप्लाई किया एस मिल जाए, तो एस निकाल लेते हैं। अब यहां पर तुम एक क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछा जाता है, चार ऑब्जर्वेशन मिले हमको किसी एक ही रेजिस्टेंस के लिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 ओम निकालूंगा तो 40 आ जाएगा, एक आया 38, एक आया 40। फिर मैं 3 ओम निकाला, अब आ गया 49। फिर मैंने 4 ओम निकाला, अब आ गया 60। इन चार रीडिंग में से कौन सी रीडिंग सबसे सही वैल्यू देगी अननोन रेजिस्टेंस की? ठीक है, कंसेप्ट क्या है, चारों रेजिस्टेंस जब सेम ऑर्डर के होंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो, और अगर 50 मिल जाए तो दी बेस्ट है, मोस्ट सेंसिटिव। तो इस तरह से काम करता है मीटर ब्रिज। तो इसके सभी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड पूछ लो। मीटर ब्रिज इज ओवर। रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल्स कैसे होती हैं, डबली वाउंडेड सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट तुमने पढ़ा हुआ है। रियोस्टेट में भी कॉइल कैसे होती हैं, इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। व्हाट इज नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग? ये हटा लो सर। व्हाट इज नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग? डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं, नॉन इंडक्टिव से। इंडक्शन का लेना देना है ना, इंडक्टिव। शब्दों पर गौर करो, नॉन इंडक्टिव, जिसमें इंडक्शन ना हो। कितनी तरह के इंडक्शन पढ़े तुमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, था ना, तीन तीन फिनोमेना थे, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। तीन तरह से चार्ज एग्जिस्टेंस में आता है। चौथा लिखा हुआ नहीं था, आयनाइजेशन से भी आता। फिर तुमने पढ़ा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो हम बी वेक्टर को ही कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का लॉ, ठीक। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, तीन ही एलिमेंट है मेन। एलसीआर पर बेस्ड है तुम्हारा आधा सिलेबस 12th का, और नीट में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस पर बेस्ड है? एलसीआर। क्या करते हैं ये कंपोनेंट्स? करंट को कंट्रोल करते हैं अलग अलग तरह से, ठीक। तो एल जो है वो इंडक्टर है, जो सोलेनॉइड है वो एक तरह का इंडक्टर है, कॉइल को तुमने लपेट के बनाया। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग जिसका इंडक्टेंस जीरो हो, रेजिस्टेंस तो हो पर इंडक्टेंस ना हो, क्योंकि ज्यादातर रेजिस्टेंस लपेट के बनाते हैं स्प्रिंग फॉर्म, कॉइल की फॉर्म। तो लपेट के बना रहे हैं तो उसमें इंडक्टेंस भी आ रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अगर मैं एसी यूज करूंगा या एसी यूज नहीं भी कर रहा, डीसी में ऑन ऑफ कर रहा हूं या करंट चेंज कर रहा हूं, तो उस दौरान फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमआई हो। इंडक्शन की वजह से बैक ईएमएफ आएगा, बैक करंट आएगी, उसकी वजह से मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन दिखा सकता है गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए हम ऐसे सेटअप में कॉइल्स को क्या करते हैं? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग यूज करते हैं, यानी तार को डबल करके लपेटते हैं। जैसे इस तरह के ब्लॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स में है, जिनके बीच में हम क्या लगाते हैं ना, इस पे क्वेश्चन बनता है डायग्रामेटिक, प्लग लगाते हैं। प्लग लगा दिया तो डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया दोनों मेटल के इनके बीच में, तो रेजिस्टेंस कोई इंट्रोड्यूस नहीं होगा। प्लग हटाएंगे तो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ नीचे तार होता है रेजिस्टेंस वायर, जिसका एक एंड इधर एक एंड इधर जुड़ा है, उस पर इंसुलेशन है, धागे की लेयर होती है, और उसको डबल करके लपेटा जाता है। इससे क्या फायदा हुआ? एक में फ्लक्स ऊपर की तरफ, तो दूसरे टर्न में नीचे की तरफ नेट चेंज इन फ्लक्स जीरो। सिमिलरली जो रियोस्टेट है, ओम्स लॉ रखता है, जो रियोस्टेट होता है उसमें भी सिंगल वायर नहीं होता। ठीक, ये रियोस्टेट है। ये काला सा तार जो तुम देख रहे हो मैंगनीन का, ये सिंगल वायर नहीं है। यहां जब पास में ध्यान से देखेंगे तो तार, दो तार हैं जिनको लपेटा गया, डबल करके लपेटा गया। क्यों? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। समझ गए? कोई भी बात दिमाग में आए तो पूछो। जो ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे वो अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं यहाँ से चैट पे भी नजर रखूंगा, है ना। तुम अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, क्वेरी आ रही है। वैसे तो देखो बैंडविड्थ मैक्सिमम तो क्लासरूम में मिलती है, सीधी सी बात है। अगर मैं देख रहा हूँ इंडियन आइडल, तो इंडियन आइडल देख रहा हूं तो तुम्हें पता है कि टीवी पे जब हम देखते हैं तो देखते हैं वहां जो जज बैठा हुआ है बोलता है उसको गूज बम्स आ रहे हैं, यानी रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा गाना सुनते हैं उनको, उनको अलग फीलिंग आती, क्योंकि वो वहां पर मौजूद है। यानी उनको ये मान लो 5G सिग्नल मिल रहा है, तो हम टीवी पे जो देख रहे हैं वो तो क्या है? 4G। और खाली सुन रहे हैं तो वो क्या है? 3G। बैंडविड्थ कम होती जा रही है। तो बेस्ट तो क्लासरूम ही है, पर ठीक है, तुम्हारी कोई भी मजबूरी है तो तुम इंटरेक्ट तो कर ही सकते हो, जो भी साधन हमारे पास है। तो अभी हमने एक कंसेप्ट समझ लिया हमेशा के लिए, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। ऐसे कई बार हमें जरूरत पड़ती है, रेजिस्टेंस तो जीरो हो पर इंडक्टेंस जीरो ना हो, आइडियल इंडक्टर। इज इट पॉसिबल? ओनली इन स्पेशल केस, जब हम सुपर कंडक्टिविटी को कंसिडर करके चले। सुपर कंडक्टिविटी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो टेम्परेचर है, हम रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हालांकि बना लिया है, पर वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। और जो सॉलिड सुपर कंडक्टर जो हमने बनाया वो -137 एट द मोस्ट।
ये गया है। तो अभी तक वो उतना फिजिबल नहीं हुआ है, नहीं तो क्या होता, घर के सारे तार बदल देते हम, सुपर कंडक्टर के लगा देते, एनर्जी लॉस खत्म हो जाता है ना। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाते हैं, बहुत पावरफुल पावरफुल मैग्नेट्स बनते हैं। तो जब तक सुपर कंडक्टर को कंसीडर ना करें तब तक नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग तो बन सकती है, पर नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर नहीं बन सकता। सुपर कंडक्टर कंसीडर करके बन सकता है। हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने देखा कि ये जो तार है जो कि एलॉय का बना हुआ है, अगर इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं, ये प्रैक्टिकली किया हमने फिजिक्स लैब में। आज मैं लाया नहीं, मैं लिक्विड, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, नहीं तो लिक्विड नाइट्रोजन भी ले आता, मैं सब कुछ दिखाता तुमको। तो -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड नाइट्रोजन। तो उसमें डाला हमने, हाँ, वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, चैनल पे चले जाना, मेरे चैनल पे चले जाना, उस पे मिल जाएगा। पीटी सर एलन टाइप करोगे तो मेरा बेटा भी पढ़ा रहा है, अभी ऊपर पढ़ा रहा है, प्रज्ञेश पढ़ेगा, तो उसने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स के और सब कुछ, इवन साइकिल पे लेके आया था क्लास में, तो वो सब दिखाए हैं। तो वहां से तुम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत अच्छी सीख सकते हो। तो लिक्विड नाइट्रोजन में मैंने डाल दिया तार को, अब क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो एलॉय तो क्या है, कंडक्टर से बना है, तो कंडक्टर का अल्फा है तो पॉजिटिव, नेग्लिजिबल है पर है पॉजिटिव, कम हो जाता है। तो हमने सेमी कंडक्टर के साथ भी किया एक्सपेरिमेंट, पीएन जंक्शन डायोड को डाल दिया, उसका रेजिस्टेंस नापा। प्रैक्टिकली तुम देखते हो आइडियली क्या होना चाहिए, पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस, थ्योरी में पढ़ा ना तुमने, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो प्रैक्टिकली नाप के जब हम देखते हैं तो फॉरवर्ड बायस में 100 ओम के ऑर्डर का आता है, और रिवर्स बायस में 10 किलो ओम के ऑर्डर का। ठीक, तो हमने देखा 500 ओम दिखा रहा था, मतलब अलग अलग दिन पीएन जंक्शन 500 ओम दिखा रहा था, और जब उसको ठंडा किया तो बढ़ गया। पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ठंडा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरफ जाए, है ना। तो ये ग्राफ्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में भी बनते हैं, नीट में भी बनते हैं, ये तुम्हें वेरिएशन सारे पता होने चाहिए अल्फा वगैरह को लेकर, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को लेकर, टेम्परेचर वेरिएशन ये सब लेकर, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, किसका अल्फा पॉजिटिव किसका नेगेटिव। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नेगेटिव, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, डे टू डे लाइफ से लिंक करके। गर्मी के दिनों में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल, एक बार बटन दबाओ एक बार चाबी घुमाओ स्टार्ट हो जाते हैं, सर्दी में स्टार्टिंग ट्रबल देते हैं, क्यों, सर्दी में इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी आ गई है, तो आयंस का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, आयंस का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बैटरी ठंडा करने पर, और गर्म करने पर घट जाता है। पर इसमें भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा गर्म कर दो, हमने एक्सपेरिमेंट किया लैब में, 80 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दिया था, 80 डिग्री तक तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस घटता गया, सर को पता है, शायद किया था अपन ने, वो गर्म किया था ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था बैटरी का, पोटेंशियोमीटर की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो गर्म कर रहे हैं, 80 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दिया तो आयंस फिर टकरे करने लगेंगे ज्यादा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाए, ऐसा होता है। ऐसे ही तुम एक वो पढ़ते हो, थ्योरी में पढ़ते हो, कंसंट्रेशन के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे वेरी करते हैं। जैसे हमारे पास लैक्लांशियस सेल है, उसमें सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म, उसी का ड्राई फॉर्म है ड्राई सेल, जो हम यूज करते हैं पेंसिल सेल, ट्रिपल ए, और ये मोटा वाला सेल, सबका ईएमएफ सेम होता है 1.5 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम होगा तो ईएमएफ सेम होगा, अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो ईएमएफ अलग अलग होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मेरे पास मान लो इमेजिन करो प्लास्टिक की बर्नी, अभी लाए नहीं हम लोग, लैक्लांशियस सेल, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसमें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, नौसादर बोलते हैं हिंदी में अमोनियम क्लोराइड को। तो नमक जैसा दिखता है, अंतर क्या होता है, हाथ में मसलोगे तो अमोनिया की गंध आएगी, और सफेद ज्यादा होता है, नमक से ज्यादा सफेदी होती है, तो बोलते हैं मेरी शर्ट उसकी शर्ट से सफेद, या उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद, कैसे रेन का विज्ञापन वैसे, तो ज्यादा सफेद है मतलब नमक नहीं है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड, मसलने पर अमोनिया की गंध आ रही मतलब अमोनियम क्लोराइड, है ना, केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस में काम आता है कंसेप्ट। तो अमोनियम क्लोराइड जब मैंने उसमें डाला, 5 ग्राम डाला, इंटरनल रेजिस्टेंस नापा, 10 ग्राम डाला, 5 ग्राम और डाल दिया, घोल दिया, अब इंटरनल रेजिस्टेंस नापा,
फिर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, क्या प्रोडिक्शन है? कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करे? तुम्हारी किताब में भी डिटेल लिखी हुई है, तुम्हारे जो मॉड्यूल है उसमें डिटेल लिखी हुई है इसकी, पर वो अधूरी डिटेल है। शुरू में घटता है, फिर बढ़ता है। शुरू में घटता है, फिर जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आयन का मूवमेंट, हाँ वो हिंडर होता है, बोलते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, आयन का मूवमेंट उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है शुरू में। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सारा एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है एनईपी 2020 के हिसाब से। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसीलिए एक्सपोजर देने के लिए स्पेशल क्लास हमारे लिए लगाई है। फिर भी जिसको ज्यादा शौक हो, लैब ओपन टू ऑल चलेगी, तुम्हें जब भी समय मिले तुम फिजिक्स लैब में आओ और खुद से एक्सपेरिमेंट करके तुम देख सकते हो, और वहां पे गाइड करने के लिए टीचर्स अवेलेबल। शुरू में घटता है इसलिए कि आयंस नंबर में कम थे, है ना। अब आयंस नंबर में बढ़ गए, तो चार्ज कैरियर, जैसे तुम कहीं पे खाना खाने गए, पंगत में बैठ के खाना खाना है, तो जो परोसगारी करने वाले लोग हैं वो अगर ज्यादा है तो फटाफट तुम्हारे पास प्लेट में चीजें आएंगी। बहुत ज्यादा हो गए तो आपस में टकरे करेंगे, कौन क्या ले जाए, है ना। पता चला आगे एक जना पूड़ी लेके आया, उसके पीछे वाला भी पूड़ी लेके आ रहा है, तो चाहिए नहीं पूड़ी। अब आते हैं हम ओम्स लॉ। ठीक, तो ओम्स लॉ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? बेसिक तो तुम जानते हो, तुमने 10th में भी किया है प्रैक्टिकल। बेसिक ये है कि ओम्स लॉ से भी वही सब हम कर सकते हैं जो मीटर ब्रिज से किया। ये वायर दिया हुआ है नाइक्रोम का, हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके लिए वीआई ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमने जो भी ग्राफ प्लॉट किया वो वीवाई, वोल्टेज को लिया एक्स वाई एक्सिस पे और आई को एक्स एक्सिस, जिससे रेजिस्टेंस मिल रहा है स्लोप। पर जब तुम जैसे ही सेमीकंडक्टर में जाते हो वहां पे ग्राफ कौन सा प्लॉट करते हो? आई वी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी जो पीएन जंक्शन का ग्राफ दिया हुआ वो कौन सा है? आई वी, है ना। एक इसका दिया हुआ है गैलियम आर्सेनाइड का, एक पीएन जंक्शन का दिया हुआ है। तो गैलियम आर्सेनाइड के ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और तुम्हारे नीट में भी आ सकते हैं। कैसा ग्राफ है? जैसा तुमने स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए बनाया था उससे मिलता जुलता ग्राफ है, और ये है आईवी ग्राफ, ऐसा कुछ। इसमें रीजन मार्क कर देते हैं, ओ ए बी सी, ए बी बी सी। तो सवाल यह है, इन विच रीजन रेजिस्टेंस इज नेगेटिव? स्लोप ओनली ए बी, स्लोप जहां नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव 1/r से तो क्या फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है। तो ए बी रीजन में नेगेटिव है, पर नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिजिकली कोई मीनिंग है क्या? समझो, रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो सुपर कंडक्टर बन गया। रेजिस्टेंस है क्यों? विजुलाइज करो, मेरे पास एक रेगुलेटर है, नॉब है, यहाँ पर एक कॉपर का ब्लॉक है, और मैंने उसके एंड्स के अक्रॉस मल्टीमीटर रेजिस्टेंस नापने के लिए लगा रखे थे। अब मैं जैसे जैसे उसको गर्म करूंगा, नॉब से मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनमें टकरें बढ़ रही हैं। टकरें बढ़ रही है, टकरें जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। इसका रिवर्स, मैंने ठंडा करना शुरू किया, टक्करें कम होती जा रही, कम होती जा रही। अब इसको लिंक करो जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा, टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो पढ़ा ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। धीरे धीरे ये जो टर्बुलेंस है वो कम होते होते फाइनली क्या होगी, जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हुए उसी के पाथ पे चल रहा है, टक्कर कर ही नहीं रहा है। यानी एक ऐसा हाईवे जिसपे स्पीड लिमिट 120, सारी कारें 120 पे निकल रही हैं, निकल सकती हैं, कोई एक्सीडेंट होगा क्या? नहीं होगा। रेलवे ट्रैक पे सारी ट्रेन एक स्पीड से चल रही है, एक के पीछे एक के पीछे एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
जब तक टक्कर नहीं हो रही, जैसे सैनिक कदम ताल मिला के चलते हैं मार्च पास्ट में, कोई कॉलिजन नहीं है, तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया टेम्परेचर कम करने पर। तो अब क्या बन गया, वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो ये रेजिस्टेंस की इमेज माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या, जीरो तक तो समझ में आ रहा है हमको, सुपर कंडक्टर बन गया। नेगेटिव होने का मतलब क्या, करंट अपने आप फ्लो हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो फिजिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस का कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, ये मैथमेटिकली यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट रही है, बस इतना सा मतलब है। इसका मतलब है नहीं कि रेजिस्टेंस फिजिकली नेगेटिव हो गया। फिजिकली नेगेटिव होने का मतलब तो करंट अपने आप ही फ्लो हो जाएगी बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, तो वो पॉसिबल नहीं। तो हम ओम्स लॉ से, मतलब इस सेटअप से, जिसमें एक वोल्ट मीटर है मेरे पास, एक अमीटर है, तो तुमसे सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल बनते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया, अमीटर को सीरीज में क्यों लगाया, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ेगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन मतलब, देखो बहुत सारा माल मसाला है मेरे पास आज तुम्हारे लिए, जो ऑनलाइन वाले लैब में आना पड़ेगा उनको देखना। गैलोमीटर में होता क्या है, गैलोमीटर से तुम्हारा अमीटर बन रहा है, उसी से क्या बन रहा है, वोल्ट मीटर। तो गैलोमीटर में हमें ये पता है कि सीरीज में अगर मैं लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थ्योरी में हमने पढ़ लिया। और पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं शंट, शंट पूछा जाता है सीधे, व्हाट इज शंट, एकदम से शंट क्लियर होना चाहिए। शंट यानी इमेज आ जानी चाहिए, तुम हाईवे पे जा रहे हो और दो पहिया वाहन तो सीधे जा सकते हैं, चार पहिया के लिए डाइवर्जन है, तो वो जो डाइवर्जन है वो क्या है, शंट, घूम कर जाना है। तो पैरेलल पाथ में, जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस भले ही बड़ा हो या छोटा हो, बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हम शंट ही कहते हैं, जैसे पैरेलल में जोड़ो। तो ये गैल्वेनोमीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें 12th में तुम्हारे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी है। इसमें कॉनकेव पोल पीसेज है मैग्नेट के, उसमें बीच में कॉइल है, ये पास से तुम देख सकते हो यहाँ पे रखा रहेगा। तो इसका ये सब खोल के दिखा रखा है, एक एक पार्ट सेपरेट कर दिया। तो इस गैल्वेनोमीटर से ही हमने बनाया वोल्ट मीटर, जिसका रेजिस्टेंस है हाई और आइडियली बोले तो इनफाइनाइट, और इसी से बनाया अमीटर, जिसका रेजिस्टेंस लो, आइडियली बोले तो जीरो। तुमसे सवाल पूछते हैं भाई, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और अमीटर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ मिलीमीटर, पुट ए प्रॉपर साइन, और एक्सटेंड करूं तो रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर। फिजिकली भी जवाब दे सकते हैं, मैथमेटिकली भी दे सकते हैं। मैथमेटिकली फॉर्मूला तुम्हें पता है, एस इक्वल टू, जो शंट हम जोड़ते हैं वो कितना होता है, आई माइनस आई जी, कुछ गलत याद रहेगा मेरे को, क्या फॉर्मूला है, याद है किसी को, रटा हुआ है? नहीं नहीं, वी तो आएगा नहीं इसमें, वी नहीं आएगा। जी, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। ठीक, तो मैथमेटिकली वैसे, और फिजिकली समझ में आ रहा है भैया, अमीटर को एम्पियर में नापना है, एम्पियर में नापना है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अमीटर को एम्पियर में नापना है तो ज्यादा करंट फ्लो होगी तभी तो नाप पाएगा। अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, करंट नापनी है, सारी सारी करंट उसमें से होके जाएगी तभी तो नापेगा। मुझे अगर वास्तव में मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, तो मुझे अपना रेजिस्टेंस जीरो रखना पड़ेगा कि तुम पूछ सको। तुमने कोई सवाल पूछा और मैंने बोल दिया अच्छा ये नहीं आता, तो अगली बार तो कोई पूछेगा नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर मैं चाहता हूं तुमसे इंटरेक्शन में, पढ़ाने आया हूं, सिखाने आया हूं, मैं चाहता हूं अच्छे से तुम सीखो, तो जरूरी है कि सवाल पूछो। तो उसके लिए मेरा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। तो अमीटर में से सारी की सारी करंट होकर जाए, उसके लिए अमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली जीरो। तो अमीटर एम्पियर में नापना है, उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, मिली अमीटर का उससे ज्यादा, कम करंट फ्लो होने देगा अपने अंदर से, और माइक्रोमीटर का सबसे ज्यादा।
इसी तरह से ये फिजिकली भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले में यहां से देख सकते हो। ऐसे वो वोल्ट मीटर के लिए V अपॉन आई जी माइनस जी। वोल्ट मीटर के लिए बताओ, देखो माइक्रो वोल्ट में तो हमें नापना ही नहीं पड़ता, माइक्रो वोल्ट मीटर मिलेगा भी नहीं तुमको कहीं पे, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिलेगा, खाली मिली वोल्ट एंड वोल्ट। अभी मैं मल्टीमीटर लेकर ये बता सकता हूं, तुमने एक प्रॉप को एक हाथ में पकड़ा, दूसरी प्रॉप को दूसरे हाथ में, बताओ रीडिंग देगा कि नहीं देगा? ये तुम्हारी बॉडी में वोल्टेज है, हाँ रीडिंग देगा। यानी वोल्टेज है तो फिर तुम हाथ पकड़ के क्या बैटरी बन सकते हो? क्या फिर हाथ पकड़ के फिर बल्ब जला सकते हो सीरीज में बैटरी जोड़ के? कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? हमने एक्सपेरिमेंट किया, खाली सिंपली हाथ नहीं पकड़ने रहेंगे, एक कॉपर की एक जिंक की प्लेट लेनी होगी, जैसे नींबू में लगाते हैं, आलू में लगाते हैं कॉपर और जिंक, उससे बल्ब जल जाता है। डिसिमिलर मेटल जब कांटेक्ट में आते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, हमने एलईडी जलाई उससे लैब में, ये देखो बताया गिरिराज जी ने। तो 6 लोग, 6 लोग की बैटरी बनानी पड़ी हमको, कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक, आपस में हाथ नहीं पकड़ा, वो जिंक और कॉपर प्लेट टच की, और हमारी बॉडी क्योंकि कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी, और एलईडी जली, नींबू से भी जलाई, आलू से भी जलाई, और ह्यूमन से भी जलाई। तो बताओ यहाँ पे क्या सिंबल लगाऊं, ग्रेटर देन और लेस देन? फिजिक्स से जाओगे तो काम आसान है, मैथमेटिक्स से जाओगे उससे भी कर सकते हो, वो तुम्हारा नेचर है कि तुम कैसे, तुम्हें आसान लगता है, किसी को फिजिक्स से आसान लगे, किसी को मैथमेटिक्स से। तो सिंपल है, वोल्ट मीटर को नापना है वोल्ट में, वी होता है यार, तो ज्यादा नापना है मिली वोल्ट मीटर को मिली वोल्ट। तो थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ये तो मैंने बता दिया। तो वोल्ट मीटर को अगर, अब इस जो तुम्हें जानकारी मिली उसके आधार पर सोच कर तुम जवाब दे सकते हो। वोल्ट मीटर को मैं रेजिस्टेंस के साथ लगा रहा हूं पैरेलल में, अमीटर को लगाया सीरीज में, रीडिंग को वेरी कराने के लिए रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये नीचे 2 टर्मिनल हैं उनके बीच में जोड़ता हूं, तो ये तार यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो 100 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में फिक्स्ड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ये काम करेगा एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। पर मुझे तो रीडिंग्स वेरी करानी है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पीछे से तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम आगे आगे बैठ सकते हो बेटा, है ना। ऊपर एक रॉड लगी हुई है और यहाँ एक टर्मिनल, इसको कहते हैं जॉकी, जॉकी बोलते हैं घुड़सवार को। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ की है, कॉपर का कॉन्टेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इस रॉड पर सवार है, इसलिए इसको क्या बोला, जॉकी। तो अगर मैं एक नीचे एक ऊपर जोड़ रहा हूं तो करंट कैसे फ्लो हुई, पॉजिटिव से यहां से निकली, रेजिस्टेंस में फ्लो होकर अमीटर में होकर यहाँ पे आ गई रॉड में, रॉड से ऐसे गई और यहाँ जॉकी से नीचे उतरी कॉपर के कॉन्टेक्ट से। इधर वाला हिस्सा ओपन पड़ा है, खुला, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, इधर वाला हिस्सा, तो करंट यहां से इसमें फ्लो होकर इधर से वापस चलेगी। तो इतने हिस्से का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ, अगर मैंने जॉकी को स्लाइड करके इधर कर दिया तो रेजिस्टेंस 0, और इस एंड पे कर दिया तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। फिर इसी को यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की तरह, वो तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, कौन बताएगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, रियोस्टेट को कैसे यूज करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया सबने, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट जानते हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी PEE, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या सेटअप था, कांच की एक ट्यूब थी, है ना, उसमें क्वार्ट्ज की विंडो थी, क्यों थी क्वार्ट्ज की विंडो, अल्ट्रावायलेट आ सके, क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट फॉर अल्ट्रावायलेट, ग्लास इज ओपेक, कांच आने नहीं देता, हम चाहते हैं मैक्सिमम एनर्जी वाले रेडिएशन आ सके। ये कैथोड और ये एनोड,
यहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब हम चाहते थे करंट को कंट्रोल करना, तो हमने जो नीचे सेटअप बनाया वो कैसा बनाया, यहां जो कनेक्शंस दिए हमने लिया एक रियोस्टेट। रियोस्टेट के नीचे वाले दोनों टर्मिनल को, जो नीचे वाले थे, उनको बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी से जोड़ दिया, मान लो बैटरी 10 वोल्ट की है सपोज, तो 10 वोल्ट ऐसा का ऐसा लग गया पूरे पर। अब एक आउटपुट यहां से लिया जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव को कॉमन कर सकते हैं या पॉजिटिव को कॉमन कर सकते हैं, यहां से लिया। और जब दो तार जुड़ते नहीं है, कनेक्टेड नहीं होते, तो ऐसे दिखाते हैं, इसको इससे जोड़ दिया। और जॉकी से जो कनेक्टर लिया उसको इससे जोड़। तो अब क्या होगा, मान लो जॉकी बिल्कुल सेंटर पे है, सेंटर पे है, तो कितना वोल्ट लग जाएगा इन दो टर्मिनल के बीच जो मैं लगा सकता हूँ, 5 वोल्ट लग जाएगा। जॉकी को इधर स्लाइड करेंगे तो कम होता जाएगा, इधर स्लाइड करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो अब ये चार, मतलब पोटेंशियल, ये रियोस्टेट के तीनों टर्मिनल काम आ रहे हैं, ये दो और जॉकी तीनों जुड़े हुए हैं, और एडिशनल एक कॉमनली जुड़ा हुआ है नेगेटिव दोनों साइड। तो अभी ये जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, पोटेंशियल डिवाइड करने के काम आ रहा है। तो इस तरह से अगर जोड़ते हैं रियोस्टेट को तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो अब वापस वो पहले वाले सवाल पे मैं आ जाता हूं कि मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर को अभी जैसे रीडिंग आ रही है, मैं प्लग लगाता हूँ, रीडिंग आ रही है, इधर मैं रेजिस्टेंस कम करता हूँ, रीडिंग बढ़ जाती है, दोनों इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रही है कि रीडिंग मीटर में जूम इन नहीं कर सकते। सो मान लो आ रही है रीडिंग दोनों में। अमीटर को सीरीज में लगाया हुआ है, अगर मैं अमीटर को पैरेलल में कर दूं और वोल्ट मीटर सीरीज में, तो क्या प्रिडिक्शन है तुम्हारे? हाँ, रीडिंग देंगे इंस्ट्रूमेंट या नहीं देंगे? अभी तो देखो मैंने हटा दिया तो वोल्ट मीटर तो फुल स्केल पे जा रहा है, इसको थोड़ा कम कर देता हूं। अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्ट मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका क्या मतलब, इस पे ड्रॉप हो रहा है, इधर कहीं भी कुछ भी ड्रॉप, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो और ये भी रेजिस्टेंस कम है, थोड़ा सा इस पे ड्रॉप हो रहा है, मैक्सिमम वोल्ट मीटर पे ड्रॉप हो रहा है वो बता रहा है। तो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही भाई। यही समझने की बात है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। पंखे का स्विच, पंखे को हमने 220 वोल्ट दिया, मैंने वहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया नापने के लिए, 220 वोल्ट दिखा रहा है, अभी स्विच ऑफ है। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा आप कितना दिखाएगा? जीरो। जब करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डाउन हो जाता है, एक जगह ऊंचा है एक जगह नीचा है, पानी को ऊपर से नीचे बहना है, वहां पानी का लेवल ज्यादा है या पानी का लेवल कम है, पाइप से जोड़ दिया, पानी को बहना है। अब जब पानी बहने लग जाएगा तो क्या होगा, और लार्ज अमाउंट में बहेगा तो एकदम से लेवल डाउन आ जाएगा। अभी और बात है कि वहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो मेंटेन कर रहा हो और पानी आ रहा हो, तो फिर चलता जाएगा जैसे बैटरी। तो अभी करंट फ्लो नहीं के बराबर हो रहा है, वोल्ट मीटर भी सीरीज में, अमीटर भी सीरीज, और अभी आ गया अमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, वोल्ट मीटर सीरीज। तो नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट के डैमेज होने की संभावना है नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट, उसने करंट को ही नेग्लिजिबल कर दिया। पर अगर मैं वोल्ट मीटर को हटा दूं, सिर्फ अमीटर लगा दूं सीरीज में, तो अमीटर के डैमेज होने की संभावना है, क्योंकि लार्ज करंट फ्लो हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दो तरह से हम सर्किट को जोड़ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाकर बताऊं, एक और तरह का जो सवाल बनता है ओम्स लॉ पर, वो कर लेते हैं, फिर अगले एक्सपेरिमेंट पे जाओ। ये रेजिस्टेंस वायर, और मैंने पहले पैरेलल में जोड़ा वोल्ट मीटर,
बाद में सीरीज में जोड़ा अमीटर, क्योंकि करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की थी तो मिली अमीटर, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की तो माइक्रो अमीटर। क्यों? अगर मैंने जहां पर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट है वहां पर अमीटर लगा दिया तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं ये लो 1 चम्मच पानी और नहा के आओ, तो डिफ्लेक्शन, या फिर ऐसे बोलो कि भाई ये लो बाल्टी और तुम्हें 1 चम्मच सिरप, मतलब सिरप, खांसी का सिरप बाल्टी से नाप कर पीना है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? कंपैटिबल होना चाहिए। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की रियोस्टेट, ये सेटअप है। दूसरा सेटअप क्या हो सकता है? ब्लू कलर से मैं इसमें दिखाता हूं। वोल्ट मीटर को यहां जोड़ने की बजाय हमने यहां जोड़ा। अगर वोल्ट मीटर अमीटर आइडियल नहीं है, आइडियल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम, जब मैं V अपॉन आई कैलकुलेट करता हूं रीडिंग से, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो ये है सर्किट 1 जो ब्लैक वाला है, और जो ब्लू वाला है वो सर्किट 2। सर्किट का शॉर्ट फॉर्म CKT, सर्किट 1, सर्किट 2। रीडिंग तुम्हें बतानी है किसमें 5 ओम के बराबर आएगी, 5 ओम से ज्यादा आएगी, या 5 ओम से कम आएगी। मान लो मैंने सर्किट 1 यूज किया और ये आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल वोल्टमीटर अमीटर है, तो तुम्हें क्या लगता है सर्किट 1 क्या देगा? ग्रेटर देन 5 देगा, ऐसा तुम कह रहे हो, चेक कर लेते हैं। और सर्किट 2? सर्किट 2 ये ब्लू वाला, मतलब ये यहां नहीं जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा नहीं होने के बजाय वोल्टमीटर यहां जुड़ा हुआ। सर्किट 2 अमीटर पहले सीरीज में, वोल्टमीटर बाद में पड़ रहा है। नहीं, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस से नहीं मतलब हमको, रियोस्टेट तो करंट उधर कंट्रोल कर रहा है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ। वोल्ट मीटर जो रीडिंग बता रहा है वो रियोस्टेट के अक्रॉस नहीं बता रहा, वो तो खाली गिवन रेजिस्टेंस के अक्रॉस बता रहा है। हाँ, इसमें भी जा ऐसा कैसे? भाई आर वी अपॉन आई है पहला केस, यानी ये नहीं है, ये नहीं है तो वोल्ट मीटर तो एग्जैक्ट नापेगा, पर अमीटर, कुछ वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है तो कुछ करंट इसमें से होकर जा रही है, तो अमीटर जो नाप रहा है वो इसकी करंट प्लस इसकी करंट मिलाकर एक्स्ट्रा करंट नाप रहा है, एक्चुअल से ज्यादा नाप रहा है। जब करंट ज्यादा नाप रहा है तो ये जो फर्स्ट केस है इसमें वैल्यू क्या होगी? लेस देन, आर विल बी लेस देन 5, लेस देन 5। सर्किट 1 देगा लेस देन 5, एक्चुअल में कितनी है? 5। पर अगर मैं दूसरा ये वाला सर्किट यूज करता हूं, सेकंड, ऐसे जोड़ता हूं, ऐसे जोड़ता हूं, तो अमीटर तो एग्जैक्ट बता रहा है, पर वोल्ट मीटर इस पे होने वाला ड्रॉप प्लस ये आइडियल नहीं तो इस पे होने वाला ड्रॉप, दोनों का ड्रॉप मिलाकर बता रहा है, जो कि ज्यादा हो गया। तो V बट ज्यादा हो गया, V ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 5 बताएगा सर्किट 2। तो ये पता होना चाहिए। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, अगला प्रैक्टिकल देखो क्या है। रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तुम पूछ सकते। मल्टीमीटर तो यहीं पे रहने देना। हाँ, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ओके, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड लगा दो। क्या तुमने रेसिप्रोकल थ्योरम फॉर करंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है? करंट गेट डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस, इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाती है करंट, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। तो अगर दो ब्रांचेस का रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी, आधी एक में जाएगी, आधी एक में जाएगी। उसी कंसेप्ट को हमने यूज किया गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस निकालने। वही जो मैंने गैल्वेनोमीटर खुला हुआ अभी तुम्हें दिखाया था डिस्प्ले, तो उसमें उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस, तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस हम नापना चाहते हैं। इसमें यहां पर सिलेंडर है, आयरन सिलेंडर, उसके ऊपर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और कॉइल को हम लपेटते हैं हल्के एल्यूमिनियम के फ्रेम पे, लाइट मेटल फ्रेम। ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट वी डू
टू मेक, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल टाइप या मूविंग मैग्नेट टाइप? मूविंग कॉइल टाइप। गिरा जी वो देना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टीजी। मूविंग मैग्नेट टाइप ये रहा है यहीं पे। मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या है? टीजी। टीजी यानी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें मैग्नेट घूमता है वो मूविंग मैग्नेट टाइप, जिसमें कॉइल घूमती है वो मूविंग कॉइल टाइप। ये कंपास निडल है इसके अंदर। जो ब्लैक कलर की निडल है वो है मैग्नेटिक निडल, जिसमें एक रेड डॉट लगा हुआ है, वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, बाकी एल्यूमिनियम का पॉइंटर। इसको अगर मैं फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखता हूं तो ये कंपास निडल है, नॉर्थ इंडिकेट करेगी, नॉर्थ इधर है। और अगर मैं इसे वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्रीली सस्पेंड करूं तो ये डिप निडल बन जाएगी और एंगल ऑफ डिप बताएगी। हॉरिजॉन्टल से झुक जाएगी जितना एंगल से, वो होगा एंगल ऑफ डिप। तो मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, ये कॉइल है पूरी, इसमें अंदर तार लिपटा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्टर्स लगे हुए। तो जब मैं इसके सेंटर पर इसको रखता हूं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बता रही है, तो मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से इसको अलाइन कर देता हूँ। बेस भी घूमता है इसका, तो पूरे को भी घुमा सकते हैं। निडल जिधर नॉर्थ साउथ बता रही है, मैंने उस प्लेन में इसको अलाइन कर दिया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ज्योग्राफिक मैग्नेटिक फील्ड, ज्योग्राफिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। अब कॉइल में करंट पास करेंगे तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो यहां पर निडल जब जैसे करंट पास करेंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कुछ एंगल से डेविएट होगी, रिजल्टेंट फील्ड बताएगी। तो ये काम करता है आई प्रोपोर्शनल टेन थीटा। पर क्योंकि इसमें मैग्नेट घूम रहा है इसलिए उसको मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें कॉइल घूमती है इसलिए इसको बोलते हैं कॉइल, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो वोल्ट मीटर, अमीटर, वो सब क्या है? मूविंग कॉइल टाइप। कूलर का पंप क्या है? जो पानी में डूब के चलता है। सफाई के लिए खोलोगे तो अंदर एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, वो घूमता है। कॉइल फिक्स है केसिंग में, तो मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। खिलौने की मोटर, कॉइल घूमती है, मूविंग कॉइल टाइप। सीपीयू फैन, कंप्यूटर में जो पंखा लगा होता है काले रंग का, मूविंग मैग्नेट टाइप। उसमें जो पंखा घूमता है उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जैसे फ्रिज के दरवाजे में होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप, वैसे है, वो घूमती है। कॉइल फिक्स है नीचे पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो अकॉर्डिंगली हम दो कैटेगरी, मूविंग मैग्नेट टाइप, मूविंग कॉइल टाइप डिफाइन कर। तो इसके कॉइल का रेजिस्टेंस हमको निकाल। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सर्किट बनाया। सिंपल सर्किट इन द सेंस, अभी इस साइड वाले सर्किट को भूल जाओ, खाली इधर वाला सर्किट, क्योंकि जब तक मैं की क्लोज नहीं करूंगा इधर वाला कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ दूं सेल से, तो क्या होने वाला है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लार्ज करंट फ्लो हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते, हम करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं इसमें जाने वाली, तो हम क्या करते हैं, साथ में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, एचआरबी, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकालते हैं इस तरह से कि इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाए। मान लो मैंने इसमें 5000 ओम रेजिस्टेंस निकाला और मैंने इस की को क्लोज किया, और इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ये दिखाना है। रेजिस्टेंस बॉक्स जब भी यूज करें प्रैक्टिकल में तो देखना पड़ता है की टाइट होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जानकारी के बिना भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो। 5000 बहुत ज्यादा है, 5000 को मैं कम कर देता हूँ, 4000 कर देता हूँ। 4000 करने पर ये 26 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 26। और अभी अचानक से करंट बढ़ गई तो कोई लूज कनेक्शन होगा जो टाइट हो गया। तो अभी आ गया मैं 22 पर, 22 डिविजन का डिफ्लेक्शन ये दिखा, और मैंने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया 5000 ओम फिर से। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल पाथ प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या हो रहा है, सारा का सारा करंट इस पाथ से जा रहा है, गैलोमीटर में से हो। तो अब अगर मैं गैलोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देता हूं, इसको बोलते हैं शंट, तो पैरेलल पाथ अवेलेबल हो गया। अब इसमें रेजिस्टेंस अगर जीरो है, ठीक वैसे जैसे पैरेलल सड़क है, तो अभी रेजिस्टेंस जीरो है, नई बनी है सड़क, तो सारा का सारा ट्रैफिक किधर से जाने की कोशिश करेगा? नई सड़क से। तो इसमें से होकर कितनी करंट जाएगी? जो अभी 22 डिवीजन दिखा रहा है, कितना हो जाएगा एक्सपेक्टेड, क्या है? जीरो। जीरो कम नहीं, जीरो।
क्योंकि एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 0 है, एक ब्रांच का 4000 तो ये है, 5000 तो ये है, प्लस इसका कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो 100 ओम है, 100 ओम के आसपास होता है, तो 5100 ओम है, तो 5100 की बजाय सारी करंट किसमें जाएगी? 0। ठीक है, अब क्या हुआ, जो नई सड़क बनी उसमें खड्डे होना शुरू हो गए, यानी इधर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं हम। मैंने 50 ओम इंट्रोड्यूस किया, 50 इंट्रोड्यूस किया, कुछ करंट इसमें से गई, इसने डिफ्लेक्शन दिया, फिर मैं इसको और बढ़ाता हूं, 70 किया, और डिफ्लेक्शन दिया। मेरी कोशिश ये कि इतना बढ़ाऊं कि जितना, जैसे 22 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो कितना रह जाए? 11, आधा रह जाए। मैंने और 20 बढ़ाया, 10 बढ़ाया, एक साथ ही निकाल देता हूँ 100, क्योंकि 50, 20, 20, 10 कुल मिला के सब सीरीज में जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो 100 हो गया था, तो मैं सीधे 100 ही निकाल देता हूँ, और अब मैं देख रहा हूँ 11 डिवीजन का डिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है। रीडिंग लेते वक्त बिल्कुल परपेंडिकुलर देखना होता है, नहीं तो पैरेलैक्स एरर की वजह से एरर आ जाएगा, पैरेलैक्स की वजह से एरर आ जाएगा। तो क्या प्रिडिक्शन कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम है, क्योंकि अब आधा करंट इसमें से जा रहा है और आधा इसमें से जा रहा है, तो इसको कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम गिवन गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है उतना, एग्जैक्ट क्यों नहीं है वो कारण समझ लो। अगर मैं 3 वोल्ट का सेल यूज कर रहा हूं, 3 वोल्ट की बैटरी, तो पहले जो करंट थी वो कितनी थी? 5000, और इसका 100। पहले जो करंट थी जिसकी वजह से 22 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ रहा था, 22 डिवीजन, वो थी 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5100 ओम। और जब मैंने पैरेलल में 100 ओम और लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, 100 और 100 पैरेलल में 50 ही रह गया। तो अभी जो नई करंट है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी है? 5050 रह गया, थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है आधा होके 11, तो करंट चेंज हो गई है, इसलिए हम बोलते हैं लगभग बराबर है 100 ओम के, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट, अगला कौन सा है? अच्छा, इसमें फिगर ऑफ मेरिट भी होता है, तो तुम्हें गैलोमीटर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे गैलोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो, शोन फ्लोन। करंट सेंसिटिविटी CS से अगर दिखाऊंगा तो थीटा अपॉन आई, रेडियन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन V, आई की जगह आ गया V, रेडियन पर वोल्ट। और फिगर ऑफ मेरिट, तो फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल हो, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम वो निकाल सकते हैं। थीटा अपॉन आई की वैल्यू, वो जो तुमने बिना साइन थीटा फॉर्मूला तैयार किया था, टॉ इक्वल टू BI NA साइन थीटा, तो वो गैल्वेनोमीटर के लिए था, एक्चुअल में वो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले तो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करके साइन थीटा को 1 कर दिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 90 हो गया, साइन 90 1 हो गया, अब बचा खाली BI NA। तो अब वहां से हम उसको इक्वेट करते हैं सी थीटा से, एक है डिफ्लेक्टिंग कपल, एक है रिस्टोरिंग कपल। तो BI NA को सी थीटा से बराबर करके वहां से थीटा अपॉन आई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अगर रखेंगे, तो CS आएगा BNA अपॉन सी। तो B इफेक्टिव कर दो, N बढ़ा दो, A बढ़ा दो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, C कम कर दो। तो यहाँ तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या जरूरी है, जैसे V को लिखूंगा IR, तो V को मैंने लिखा IR, और थीटा अपॉन आई की वैल्यू ऊपर से डाल दूंगा, तो बन गया BNA अपॉन CR। तो तुमसे पूछते हैं, अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ाया, तो क्या जरूरी है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 20% से बढ़ जाएगी? नॉट नेसेसरी। ये डिपेंड करता है कौन से फैक्टर यूज कर रहे हैं हम बढ़ाने के लिए। अगर तुम B को या तुम C को चेंज करके बढ़ा रहे हो तो बराबर बढ़ेगी, पर अगर तुम N या A को चेंज कर रहे हो, तो तुमने तार का रेजिस्टेंस भी बदल दिया है, तब बराबर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इस चीज को हम देख सकते। अगला जो है कौन सा है सीक्वेंस में? फोकल लेंथ है ना, ऑप्टिक्स वाले आ गए।
अब तुम क्या करो, ऑप्टिक्स से पहले नहीं रहने दो, पहले ये बता देते, सीधे और आगे जाओ, ऑप्टिक्स वाले निकाल दो, ऑप्टिक्स को लास्ट में लेते हैं। पीएन जंक्शन आ गया, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स, ये तीनों दे दो, ये जो रेक्टिफायर है और वो है, नहीं नहीं उधर उधर, हाँ ठीक। सबसे पहले तो देखो तुम बच्चों, पीएन जंक्शन दिखता कैसे है। एक तो हमारी डायोड, ये हटा लोगे राज, अच्छा ये तो है, ठीक है ये ले जाओ। डायोड, डायोड का मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड वो डायोड, जिसमें तीन वो ट्रायोड। डायोड का एडवांस वर्जन पीएन जंक्शन डायोड, पहले आते थे वाल्व, डायोड वाल्व्स, यानी इसमें वैक्यूम में हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते थे, है ना, ट्यूब्स होती थी। और उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर में, यानी क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करना सीखा। अंतर क्या था, जब तुम वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर रहे थे तो वो मुश्किल काम था, ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी। जैसे मैं यहाँ पे एक रूम में एक चिड़िया को छोड़ दूं, तुमसे बोलूं पकड़ो, तुम इधर से भागोगे, उधर से कपड़ा फेंकोगे, पसीने पसीना हो जाओगे, हो सकता है पकड़ में, हो सकता है ना। और एक पिंजरे में बंद है चिड़िया, मैं तुमसे बोलता हूँ इसको पकड़ना है, तो सीधे पिंजरे में हाथ डाला पकड़। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करना आसान है, कम एनर्जी कंज्यूमिंग है, हवा में या वैक्यूम में कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए हमने तय किया कि क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करेंगे, और हमने बनाए करंट ऑपरेटेड डिवाइसेस, जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड है, दो दो डायोड, दो अलग अलग कई तरह के डायोड होते हैं। एक ये वाला डिस्प्ले भी दे दो, जिसमें ये लेजर लाइट लगी हुई ना, लेजर लाइट लगी हुई ऊपर ही ऊपर पड़ा है, ये भी दे दो। और ये रेड बाउंड्री वाला भी दे दो, हार्ड डिस्क के नीचे वाला, हाँ ठीक। तो कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं वो भी समझ होनी चाहिए। तुम बोलोगे हम मेडिकल वाले, बायोलॉजी वाले, हमको क्या लेना देना इससे। सोचो, तुम बन गए डॉक्टर, और तुम्हारी पैथोलॉजी लैब भी है। आजकल क्या है, सारे बिजनेस, बिजनेस की बात करते थे, सारे बिजनेस कनेक्टेड हैं। सेवा वाले तो बहुत कम बचे हैं कि सेवा करनी है हमें इसलिए डॉक्टर बनना है, मैक्सिमम ऐसे हैं जो पैसे कमाने हैं उसके लिए डॉक्टर बनना है। और सारे बिजनेस आजकल जो जितने भी चल रहे हो कनेक्टेड बिजनेस हैं। जो डॉक्टर बनेगा वो मेडिकल स्टोर भी खोलेगा, वो पैथोलॉजी लैब भी डालेगा, वो लिख के देगा पर्चा, भाई वहां पे टेस्ट कराओ, फिर मेडिकल स्टोर पे वहां से दवा पूरी लो। तुम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब तुम बीमार पड़े, भगवान ना करे पड़ो, पर जब भी बीमार पड़ते हो, हमारा अनुभव स्पष्ट है कि कनेक्टेड बिजनेस चल रहे हैं। तो तुम्हारी एक्सरे मशीन है या कोई है पैथोलॉजी लैब में, कोई सी मशीन है, उसमें खराबी जरा सी आई है भी, खाली मतलब एक तरह की कैटेगरी ही नहीं है लूटने वालों की, सब तरफ लूट मची है, पूरी दुनिया में लूट मची है। जो इंस्ट्रूमेंट ठीक करने वाला है वो भी लूट रहा है। पर अगर तुम्हें थोड़ी सी जानकारी है कि चीजें कैसे काम करती है, कैसे दिखती हैं, उसने बोल दिया कार्ड खराब हो गया, इतने रुपए लगेंगे। तुम अगर पहचानते हो कोई भी चीज, जानते हो कैसे काम करती है, ट्वेल्थ का भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिलियरिटी जरूरी है, कि दुनिया हमें बेवकूफ ना बना दे। और फिर चीजों का काम करने का तरीका हम जानते हैं, तो कहाँ कैसे कब काम आ जाएगा कोई नहीं जानता। ये ट्रांसफॉर्मर है, ये खुली हुई मोटर है जो खिलौने में होती है। बाद में तुम खिलौने भी लाओगे अपने बच्चों के लिए, अगर तुमने खिलौना कोई खराबी आई और तुमने ठीक कर दिया 5 मिनट में, हालांकि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर नहीं हो, पर तुम अपने बच्चे की नजर में तो हीरो बन गए, अगर तुमने ठीक करके दे दिया उसको। पता नहीं लाइफ में कहाँ कैसे जरूरत, पर जो जानकारी हमें मिलती है वो काम आती है, कोई भी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती। ये रिले है बच्चों, छोटा सा रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर, जो कई बार तुम सुनते हो लाइट जाती है और इन्वर्टर में आवाज आती है टक टक ऐसे,
या यूपीएस में आवाज आती है, तो वो इसके अंदर एक आर्म होती है, मैकेनिकल आर्म, जो स्प्रिंग एक्शन से ऊपर हो जाती है या नीचे। कनेक्शन मेक और ब्रेक का काम करता है रिले। ये नॉब है, घुमाते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर। जो रियोस्टेट है उसका कार्बन रेजिस्टेंस वर्जन ये है ना। रियोस्टेट में कैसा देखा तुमने, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तार लपेट के रेजिस्टेंस बनाया। वही रेजिस्टेंस अगर हमें मिनिएचर चाहिए, गागर में सागर, छोटे में फिजिकल साइज छोटा और रेजिस्टेंस बड़ा, किलो ओम मेगा ओम के ऑर्डर में। मान लो वो रियोस्टेट था, अभी 100 ओम था रेजिस्टेंस इतने सारे तार का, जैसे मंजा लपेटते हैं गिर्री में। तो मान लो चाइनीज मंजे की एक गिर्री है, उतना तार लपेटूंगा तो रेजिस्टेंस 500 ओम तक जाएगा हार्डली, एक गिट्टा मंजा। संक्रांति आने वाली 14 जनवरी 15 जनवरी, तो हार्डली 500 ओम जाएगा। और मुझे मोबाइल में जो करंट्स चाहिए या जो डिवाइसेस छोटे बनाने हैं, उसमें करंट जो मिली एम्पेयर के ऑर्डर की जहां जहां चाहिए, रेजिस्टेंस किलो ओम के ऑर्डर का हो। करंट मिली एम्पेयर में तभी जाएगी जब रेजिस्टेंस किलो ओम, और माइक्रो एम्पेयर में करंट चाहिए तो मेगा ओम। तो इतना सारा रेजिस्टेंस, इतना बड़ा रेजिस्टेंस बनाना तार लपेट लपेट के नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, कार्बन फिल्म यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये छोटा सा 10 किलो ओम का है रियोस्टेट, 10 किलो ओम का, 10 के का पॉट कहते हैं इसको। पॉट क्यों बोलते हैं, वही पोटेंशियल डिवाइडर बताया था ना। ये इसको नॉब को घुमा सकते हैं, 3 टर्मिनल है, जैसे रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं। और इस पॉट को हम यूज करते हैं, जैसे कहाँ लगा हुआ है ये पीएन जंक्शन डायोड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने, तो ये पॉट लगा हुआ है रियोस्टेट की, 10 किलो। इसका छोटा वर्जन है यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे, अभी यहाँ पे डिस्प्ले में रख देंगे, देख लेना तुम पास से। फिर ये ट्रांजिस्टर हैं, ये एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे तुम वेल फैमिलियर। दिवाली पे लाइट लगाई सीरीज, आजकल सब कैसी आ रही है, एलईडी आ रही है। अब मान लो 2-4 साल में वो खराब हो गई, तार वार गल गए, क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग फेंक देते हैं। पर एलईडी की लाइफ बहुत ज्यादा है, एलईडी खत्म नहीं होती, एलईडी अभी भी सही है उसकी। तो तुम जो बाजार में देखते हो ना, जैसे तुम कहीं गए गार्डन घूमने गए या कहीं मंदिर, वहां तुमने देखा फेरी वाले बैठे हुए हैं, उनके पास बॉल के अंदर लाइट जल रही है, वो अलग अलग तरह के डिवाइस, वो सारी एलईडीज वही है जो उनसे निकली हुई। एलईडीज खराब नहीं होती। तुम उसमें से सीरीज में से कोई भी एक एलईडी निकाल लो, 2 सेल लो, जल जाएगी, रोशनी देगी। एलईडी हो गई, ये एक तरह का डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, बस वो लाइट एमिट कर। यहाँ जीनर डायोड है, लाल चींटी जैसा दिखता है, बहुत छोटा सा। ये कंट्रोल करता है किसको, वोल्टेज, है ना। तो हम बोलते हैं इसको कौन सी पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड वोल्टेज देता। पर तुम्हारे सिलेबस से हट गया, नीट में भी है, बोर्ड में तो नहीं है, रेशनलाइज एनसीईआरटी में भी नहीं है। लॉजिक गेट तो हट गया ना, लॉजिक गेट नीट में है, ट्रांजिस्टर हटा है खाली, वो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया बस, वहां उस चैप्टर में जाके डिफरेंस रह गया रेशनलाइज और इसमें, है ना। तो जीनर डायोड ने रिप्लेस कर दिया स्टेबलाइजर को। स्टेबलाइजर क्या करता था, सडन फ्लक्चुएशन को स्मूथ वेरिएशन में कन्वर्ट करता। स्टेबलाइजर इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी, दो दो इंडक्टर हैं। इंडक्टर आर जस्ट लाइक शॉकर, साइकिल चलाए ना तुमने, सिंगल शॉकर डबल शॉकर, जोर का झटका धीरे से लगेगा, शॉकर जितने ज्यादा हो या जितना स्ट्रांग हो। तो इंडक्टर भी यही करता है, सडन चेंज हुआ, सडन चेंज को अपोज करेगा बैक ईएमएफ से, बैक करंट से अपोज करेगा, चेंज को एकदम से नहीं होने देगा, टाइम बढ़ा देगा। अब ट्रांसफॉर्मर में तो सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है प्राइमरी में, और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है सेकेंडरी में, तो दोनों जगह शॉक एब्जॉर्ब करने का काम वो कर रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं हम, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसके लिए K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 मतलब NS इक्वल टू NP। 220 ही आ रहा है, 220 ही देगा, पर ऐसा वाला आया चेंज, 220 से 240 गया, तो ये एकदम से 220 से 240 नहीं ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा। तो सोचो 3 मंजिल से कोई कूदे, हड्डी पसली टूटना पक्का है, तय है। पर 3 मंजिल ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड से अगर कोई आ रहा है, मजा आ रहा है उसको। तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज
नहीं होता स्टेबलाइजर से, ऐसा था। पर वोल्टेज ज्यादा आने पर ज्यादा मिल रही थी, कम आने पर कम। कम से कुछ नहीं होता, कम खा के कोई नहीं मरता, ज्यादा खा के मरते हैं जो मरते। बीमार भी पड़ते तो ज्यादा खा के, कम खाने से। कभी भी उपवास करके देखो, कैंसर सेल खत्म हो जाते हैं अपने आप। 21 दिन का उपवास कर दो, जिसको कैंसर है वो कैंसर सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो कम खाने से कोई नहीं मरता। तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है, वोल्टेज ज्यादा आएगा तो डैमेज करेगा। तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए था ज्यादा आने पर कंट्रोल कर ले, आगे फिक्स दे। तो वो बना लिया हमने जिनर डायोड। और छोटा, सस्ता, खाली 50 पैसे का एक स्टेबलाइजर, 1,500 रुपए। सोचो। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जीनर डायोड। बाकी ये अलग अलग तरह के पीएन जंक्शन डायोड है। पहले ये जर्मेनियम बेस्ड आता था, तुम्हें पता है आजकल सब कुछ सिलिकॉन बेस्ड है। सिलिकॉन सस्ता पड़ता है जर्मेनियम से, एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, जर्मेनियम 70 डिग्री तक ही काम करता था बस। अगर मुझे 1992 में पीसी खरीदना है, कंप्यूटर, तो पहले एसी लगाना पड़ता था उसके लिए, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल फंक्शन, कैलकुलेशन गड़बड़ करने लगे। एमएस डॉस चलता था उसमें 1992 में, विंडोज नहीं आया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिचुएशन थी तब। उस समय जर्मेनियम के कंपोनेंट्स हुआ करते थे, आजकल सब सिलिकॉन के होते हैं। तो टेम्परेचर 170 सह सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम सिर्फ 70। तो तुम बोलोगे सराउंडिंग तो 70 जाता ही नहीं है, सराउंडिंग 70 नहीं, तुम्हें पता है उस कंपोनेंट का टेम्परेचर 70। जैसे तुम मोबाइल चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हो तो चार्जर गर्म हो जाता है ना, तो वो 70 से ऊपर जाएगा तो जर्मेनियम काम करना बंद। इसलिए भी हम सिलिकॉन यूज करते हैं। ग्रीन वाला जर्मेनियम वाला है, उसके बगल में सिलिकॉन वाले हैं। पीएन जंक्शन डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये कलर कोड कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। कार्बन की पतली सी फिल्म है, इसमें ऊपर रिंग्स बनी हुई है, कलर कोडिंग, जो तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में तो है नहीं, वहां से हट गया। ये कैपेसिटर है अलग अलग तरह। तो इनसे भी जान पहचान होना जरूरी है। तो इसमें देख रहे हैं हम, ये पीएन जंक्शन डायोड है या एलईडी। कोई भी डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस होता है तो नहीं करता है। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। रेड इन जनरल पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव होता है, तो ये कलर कोड चलता है लैब में। तो ये पॉजिटिव मैंने किसको दिया, पी साइड, और नेगेटिव मैंने दिया एन साइड को। तो करंट कंडक्ट होगा, पर मेरे को इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, या तो मैं मीटर लगाऊं साथ में, गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दिखा देगा, या मीटर लगाऊं। मैं एलईडी को ले लेता हूँ, ये सस्ता सुंदर उपाय है। मीटर लूंगा कोई 250 रुपए 500 रुपए, उससे कम नहीं आएगा। एलईडी कितने रुपए की, 2 रुपए की तो मोटी वाली एलईडी आ जाएगी, जो बहुत तेज रोशनी देती, 1 रुपए की एक है। अब वो और बात है कि दुकानदार तुम्हें लूटे, और नहीं तो तुम सीरीज में से निकाल लो। तो यहां पर मैंने इसको सीरीज में लिया एलईडी को, तो इसका नेगेटिव मैंने किसको दिया, एलईडी के पॉजिटिव को। सीरीज में ऐसे ही करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन तुम जानते। बल्ब लगा दो गिरिराज जी, उसमें है ना वो एक लाया अपन सेटअप ना, बल्ब वाला, ये लगा दिया। अब मैं यहाँ सर्किट कंप्लीट करता हूँ, एलईडी को देता हूँ नेगेटिव। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है, कनेक्शन बन रहे हैं, कुछ ब्रेक नहीं है कहीं पे, क्या होता है कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं कई बार, सेल सही है, तो एलईडी ग्लो करनी चाहिए थी, है ना। मेंटेनेंस करना पड़ता है इसलिए हमको। ये जली थी अभी, देखा अब, है ना, कुछ कनेक्शन लूज है। अब कहाँ लूज है वो पकड़ में आएगा जब बात है। तो दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ लूज, दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस जल गई, और कोई एक भी रिवर्स बायस हुआ तो नहीं जलेगी। तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब जब सीरीज की बात आई है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं, ये तीनों बल्ब सीरीज में जले हुए लगे हुए हैं, वैसे तो देख लिया तुमने पर कोई नहीं। तीनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, ये 100 वाट का है, 100 वाट, ये 40 वाट का है, और ये जिसको 0 वाट बोलते हैं, एक्चुअल में 0 वाट कुछ होता नहीं, 15 वाट है ना। इसका फिलामेंट सबसे बड़ा है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, वाटेज कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका फिलामेंट सबसे छोटा है और मोटा है। मोटा होने से रेजिस्टेंस कम, छोटा होने से, लेंथ कम होने से भी रेजिस्टेंस कम।
मैं तीनों को सीरीज में जोड़कर सप्लाई दे रहा हूं, कौन सा सबसे ज्यादा रोशनी देगा? भाई एक 100 वाट वाला है, एक 15 वाट वाला है और एक 40 वाट वाला है, तो वाट के हिसाब से बताओ कौन सा वाट वाला सबसे ज्यादा रोशनी देगा। तो ये प्रैक्टिकली वेरीफाई हो रहा है। 15 वाट वाला सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा है, इन दोनों में तो तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है। हाँ, थोड़ी देर बाद ये जस्ट अगरबत्ती की तरह रेड हॉट होएगा धीरे धीरे फिलामेंट, और उसके बहुत देर बाद ये रेड हॉट होएगा धीरे से, बस हल्का सा, इतनी सी रोशनी। तो सीरीज में कम वाटेज वाला तेज जलता है, पैरेलल में तुमने घर में देखा ही है, 100 वाट वाला सबसे ज्यादा रोशनी देता है। सीरीज एंड पैरेलल। अब साइमल्टेनियसली ये बात आई है तो एक और देख लेते हैं इस पे जाने से पहले। ये दे दो एलसीआर सर्किट, नीट में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक क्वेश्चन आया था उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, याद है क्या? एलसीआर सीरीज सर्किट पे हिंदी और इंग्लिश के पेपर में कंट्रोवर्सी हुई थी, बीएम सर ने उठाया भी था मुद्दा। नहीं याद, भूल गए? हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था। बोले आरएमएस वैल्यू को लेकर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2 साल पहले की बात। तो वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस वैल्यू, जब हमें वोल्टेज के साथ कुछ भी लिखकर नहीं दिया जाता तो हम क्या लेते हैं, कौन सा वोल्टेज लेते हैं? आरएमएस लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, पीक लेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, इंग्लिश में तो सही था कुछ, तो हिंदी में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हिंदी में मीडियम वाले बच्चों ने क्या किया, आरएमएस लेकर किया, जो गलत कर दिया उन्होंने बोला नहीं पीक लेंगे। ठीक, इंग्लिश में लिखा हुआ था पीक, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। ये सेटअप हमने डिजाइन किया बच्चों फिजिक्स लैब साफल्य बेसमेंट में। इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट सीरीज में लगा रखा है। रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, वही रियोस्टेट, ये नॉब, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। इंडक्टर कौन सा लगाया, ट्यूबलाइट में चौक कॉइल होती है, वो इंडक्टर है। इंडक्टर फिक्स है, एल फिक्स। कैपेसिटर पंखे वाला कैपेसिटर होता है। एसी में और डीसी में जो कैपेसिटर यूज करते हैं, अंतर क्या होता है, डीसी में प्लस माइनस होता है, एसी में प्लस माइनस नहीं होता। तो कैपेसिटर यहां लगा रखा है, इंडक्टर यहां लगा रखा है, और रेजिस्टेंस यहां। मैं यहां से सिर्फ रेजिस्टेंस वेरी कर सकता हूं, उसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज वेरी करेगी। मैं यहां से सप्लाई दे सकता हूं अलग अलग, जैसे मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मर लगाया, तुम सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर समझते हो क्या होता है? ये तो ब्रिज रेक्टिफायर है बच्चों, है ना, पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन। इस ट्रांसफॉर्मर में इनपुट 2 है प्राइमरी, आउटपुट 3 है सेकेंडरी, में 3 टर्मिनल है, तो बीच में से आधे जाओ कनेक्ट होकर वहां से निकल। तो ऐसे मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक से ज्यादा वोल्टेज हमको चाहिए आउटपुट में। आउटपुट में हमें 6 वोल्ट भी चाहिए, 9 वोल्ट भी चाहिए, 12 वोल्ट भी चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है सारा, NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP। तो हम सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स के बाद वो आउटपुट निकाल लेते हैं वहां से। तो मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर उसको कहते हैं। तो ऐसा ही मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर इसमें लगाया, हम चाहे तो 36 वोल्ट की सप्लाई लें, चाहे तो 18 वोल्ट, 18 वोल्ट आउटपुट में ले सकते हैं, 36 वोल्ट। नेगेटिव डायरेक्ट दे रखा है कॉमन, ये जो सर्किट बना हुआ है नेगेटिव यानी लाइव और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, लाइव यहां से देंगे, एसी दे रहे हैं, डीसी नहीं। तो कनेक्शन बनाया मैंने, मान लो मैं 18 वोल्ट देता हूं, इधर से 18 वोल्ट किसको दिया, इंडक्टर को दिया। ये जुड़े हुए हैं आपस में, काली लाइन खींचे मतलब अंदर से जुड़े। तो इंडक्टर को मैंने 18 वोल्ट दिया, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं 18 दूं या तो मैं 36 दूं, ये मेरे पास ऑप्शन, मैंने 18 दिया। अब मुझे नापना है इनके अक्रॉस कितना कितना ड्रॉप हो, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ऑन तो ये है ही सही, इसमें इंडिकेटर लाइट हमने कोई लगाई नहीं, है ना। हाँ, ऑन है। तो मैं सीधे क्या करता हूं, मीटर से नापता हूं। तो मैंने इसमें वोल्टेज रेंज चुनी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट तो डीसी है, मैंने एसी एसी नापना है ना, तो हमने इसको चुना 600। 220 230 आ रहा है,
तो मैं रेंज मेरे पास 200 है, उसके बाद सीधे 600 है, मैंने 600 रेंज चुनी और मैं यहाँ पे नापता हूं। तो ये कौन सी वैल्यू बताएगा? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो बस वही प्रूव करने के लिए, और आरएमएस वैल्यू का जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला V सोर्स वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, वो हम इस सेटअप पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज नाप सकता हूं। एक ही बात है, यहां लगाओ यहां लगाओ। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक, वो 3 था, ये 22। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अभी 0 है, हो सकता है ये, ठीक है, अभी है। तो मान लो ये, अब जब ये 6 आ रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6, तो इधर दोबारा चेक कर लेता हूं। कैपेसिटर में 20, 6, 20, और इंडक्टर में 3, 2, 3, 2, 3, 3। तो इसको तुम फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो, ये मैच हो जाएगा किससे? जो वोल्टेज आ रहा है, कितना दिया हमने? 18। कैसे नापेंगे? जो नेगेटिव है वो यहां है और ये है पॉजिटिव 18, ठीक, और यहाँ कितना है? 36, 37 आ रहा है, ठीक है। तो ये सेटअप हमने बनाया और वेरीफाई करके इसका वीडियो भी बनाया, सब कुछ सपोर्ट में वहां भेजा था। भाई बताते आरएमएस है तो आरएमएस मानेंगे, तो आप नंबर 2 नहीं दिए उन्होंने। ये पीएन जंक्शन डायोड, जैसे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करते हैं एग्जैक्टली वैसे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फॉरवर्ड बायस में अलग, रिवर्स बायस में अलग। हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने से हमको पता चलता है कि ग्राफ किस तरह का आता है, कि फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्शन करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है। गिरा जी इसको भी हटा लो, ये दोनों रख दो ऊपर, इसको हटा लो, हाँ इसको भी हटा लो, वो दोनों ऊपर रखो। इसको थोड़ा सा उधर ले लो, इधर मैं बनाऊंगा कुछ। तो पहली बात तो जैसे सेमीकंडक्टर की बात आ गई, तो ग्राफ कौन सा होगा? वीआई की आईवी? आईवी। तुम्हें हर तरह के डायोड के लिए उसके करेक्टरिस्टिक बनाने आने चाहिए, चाहे वो जीनर है, चाहे वो फोटो डायोड है, चाहे वो एलईडी है ना। एलईडी के दिए हुए नहीं है ग्राफ, आते हैं तुम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। वैसे होता है जैसे पीएन जंक्शन डायोड का अलग अलग कलर के लिए अलग कलर में सीक्वेंस वही रहता है जो प्रिज्म में, रेड टू वायलेट। तो शुरू में बैरियर पोटेंशियल तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी, उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। कौन से लॉ को ओबे कर रहा है? एक बार नाम बता दिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, चाइल्ड्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम क्या है? चाइल्ड, बच्चा। तो चाइल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है, आई प्रोपोर्शनल वी रेज़ टू पावर 3/2। जो लोग मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं है ना, क्या क्या दुनिया भर का बोझ तुम्हारे सर पे है। खुश रहा करो, है ना। खुश रहोगे तो तुम देखो कि चीजें आसान होती जा रही, सब आसान है, सब आसान। नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, तुम दब जाओगे। रिवर्स बायस किया तो सेचुरेशन में आ गई करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो करा, तेजी से बढ़ के सेचुरेटेड होगी। उसके बाद जब ब्रेक डाउन होगा, जब बहुत सारे चार्ज कैरियर मिलेंगे, तो अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन हाई है तो जीनर ब्रेक डाउन होता है, और इसको VZ से हम दिखाते हैं, जीनर वोल्टेज। पर अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन लो है तो उस केस में हमें वोल्टेज और बढ़ाना पड़ता है, और एवलांच ब्रेक डाउन होता है, और वो होता है सेकेंडरी एमिशन की वजह से। ये होता है फील्ड एमिशन की वजह से, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? 4 तरीके। सबसे पुराना तरीका थर्मियोनिक एमिशन, कैथोड को गर्म करो, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरा तरीका फील्ड एमिशन, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते थे, या तुमसे पूछे व्हाई थंडर एंड लाइटनिंग टेक प्लेस,
बादल क्यों गरजते हैं, बिजली क्यों चमकती है, वेल्डिंग में स्पार्किंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ फील्ड एमिशन, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और इलेक्ट्रॉन निकल गए, आयनाइज हो गया बीच का मीडियम, है ना। तुमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ फील्ड एमिशन हुआ। और उसके बाद सेकेंडरी एमिशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी ले लेता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एक्वायर्स एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा एनर्जी एक्वायर की, अब जब निकलेगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर निकलेगा, जब वो किसी दूसरे से टकराएगा तो उसको भी निकाल देगा। ये ठीक वैसे वही लैंडस्लाइड वाली इमेज या एवलांच वाली इमेज, बर्फ का तूफान जो आता है, एक ऊंचे पहाड़ पे पत्थर लुढ़का, तो उस पत्थर में बहुत सारी एनर्जी, अब वो जब दूसरे पत्थर से टकराएगा उसको भी एनर्जी इंपार्ट करेगा, वो लुढ़केगा, वो जिससे टकराएंगे सबको लुढ़का देंगे, तो इसके बाद जंक्शन जल के खत्म हो जाएगा, रिकवरी नहीं होती इसके बाद। यहाँ रिकवरी पॉसिबल है, यहाँ रिकवरी पॉसिबल नहीं है एवलांच ब्रेकडाउन के बाद। तो जब हमने इस ग्राफ को देखा, इसके बेसिस पे हमने एप्लीकेशंस डिसाइड की कि पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर कैसा है। फॉरवर्ड बायस करने पर करंट को कंडक्ट करता है, अगर सिलिकॉन का है तो 0.6 वोल्ट के बाद, जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। रिवर्स बायस करने पर बिफोर ब्रेकडाउन करंट कंडक्ट नहीं करता है। तो बोलोगे कर तो रहा है, तो मैं बोलूंगा बच्चों ये माइक्रो एम्पियर में है, ऊपर ये ग्राफ अपनी तरह का एक ही है, ऊपर मिली एम्पियर में और नीचे माइक्रो एम्पियर में, और कितनी सी है, इसको हम बोलेंगे नेग्लिजिबल। वही 1 चम्मच पानी लो नहा के आओ, नेग्लिजिबल। तो इतनी कम है कि हम बोलेंगे करंट फ्लो हो ही नहीं रही। तो हमने तय किया क्यों ना इसका इस्तेमाल करें रेक्टिफिकेशन, मैंने एसी को डीसी में कन्वर्ट। तो बताओ रिवर्स प्रोसेस जो करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर, उसको क्या बोलते हैं। ये नीट का ही क्वेश्चन है, 6 साल पहले आया था। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी इज, 4 ऑप्शन, वो मैं तुमको नहीं दे रहा, डायरेक्ट बताओ नाम। लाइट चलेगी घर में, फील कर लेना, वीडियो देख लेना, फील कर लेना, महसूस कर लोगे तो दोबारा लिखने की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी भर याद रहे। लाइट चलेगी, पर लाइट तुम्हारे कमरे में आ रही है, कैसे हुआ है। इन्वर्टर क्या कर रहा है, वो इनपुट कहां से ले रहा है, एनर्जी कहां से ले रहा है, बैटरी से ले रहा है। बैटरी से लेकर अब घर का पंखा तो किससे चलता है, इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, 3 इडियट में पूछा था ना राजू रस्तोगी से, प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धि ने, तो बताया था भाई भुर्र भुर्र भुर्र, ये उसने बोला। तो वैसे नहीं चलती, एडी करंट्स पर बेस्ड है और इंडक्शन पर बेस्ड है। एडी करंट्स इंड्यूस करंट है, लेंजेस लॉ से उनकी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन हम निकालते हैं। तो इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट इंडक्शन तो एसी में हो सकता है। ये जो इंडक्शन मोटर वाला पंखा है ये एसी से ही चलेगा, डीसी से नहीं चल सकता। हाँ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बीएलडीसी फैन, ब्रशलेस डीसी मोटर अभी आ रहे हैं। ये 100 वाट का होता है, वो होता है 28 वाट का, बिजली कम कंज्यूम होती है, वो डीसी से चला सकता। तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी को एसी में बदल रहा है। यहां एसी को डीसी में बदलना था, हमने बनाया रेक्टिफायर, कितनी तरह के, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करते हैं, फुल वेव में 2। तो बताओ ये कौन सा है फुल वेव की, हाफ वेव। आवाज आ रही है क्या, सुनो, आ रही है, हमिंग लॉस ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस पूछे जाते हैं। इसके कॉपर में जो लॉस हो रहा है, वाइंडिंग गर्म होगी, फील करो गर्म हो रहा है, ये तुम्हारा मोबाइल चार्जर गर्म होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर है। तो वो क्या है, I² RT कॉपर लॉस। फिर जो इसकी कोर है, जो लोहा है ट्रांसफॉर्मर वाला, दो वो पड़ा हुआ है, उधर उधर, ई ई, हाँ ई। जो इसका लोहा है लैमिनेटेड कोर, नहीं बॉबिन है, इसमें कॉइल लिपटी हुई है, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी, तो कौन सा टाइप, कोर टाइप की शेल टाइप, ट्रांसफॉर्मर नहीं पड़ा। 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है,
स्टेप अप स्टेप डाउन से पहले दो टाइप के, एक जो बाहर लगा हुआ है जो बहुत बड़ा है, कॉइल मोटी है, बहुत ज्यादा करंट हैंडल करना है उसको, तो एक ही के ऊपर दूसरी को नहीं लपेट सकते। इसमें तो क्या किया, नीचे प्राइमरी उसी के ऊपर सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं शेल टाइप। शेल जैसे सीप, सीप के अंदर होता है मोती, शेल पूरा अपने अंदर ही समा लेना, तो शेल टाइप है ना। कोर टाइप, कोर के थ्रू फ्लक्स लिंक हो रहा है तो कोर टाइप, एक कॉइल इधर दूसरी कॉइल इधर, समझ गए, डायग्राम में भी दिखाते हैं। तो ये इस तरह के सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके अंदर ई शेप की, आई शेप की पत्तियां हैं। और इन स्ट्रिप्स को, स्ट्रिप में क्यों काटा गया, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया गया, हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो वो सब लॉसेस इसमें होते हैं। यहाँ पे एलईडी को कम वोल्टेज चाहिए, ये जो है ट्रांसफॉर्मर, इस पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, 12 दो पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर, तो 12 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है, उसको कम करने के लिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया। और एक कैपेसिटर क्या कर रहा है, फिल्टर है ना, फिल्ट्रेशन कर रहा है। जो फ्लक्चुएशन है यानी स्पीड ब्रेकर था खतरनाक वाला, तो उसमें बीच में गैप फिल कर रहा है, जब कम आ रहा है तब अपने पास से दे रहा है सब चार्ज होकर। तो कैपेसिटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मैकेनिक्स में, देखो अभी भी चल रही है जादू कैपेसिटर के पास एनर्जी है, तो कैपेसिटर अपने पास स्टोर करता है, ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो होती है ना कार, स्पाइडरमैन कार, एक तरफ से लाल एक तरफ से काली, तुमने 2-3 बार उसको रगड़ा, उसके अंदर एक भारी चक्री है गोल वाली, वो मोशन में आ गई, उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील, है ना। तो उसने अपने पास एनर्जी स्टोर की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब तुम छोड़ दोगे तो अपने आप चलेगी, जैसे कैपेसिटर ने लाइट जलाई, है ना, एनर्जी वापस कन्वर्ट होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, है ना। सर्किट तुमने पढ़ा होगा थ्योरी में, नहीं पढ़ा तो समझ सकते हो। कैपेसिटर अगर मैंने 4700 माइक्रोफेरेड का लगा दिया तो फिल्ट्रेशन और अच्छा होगा, पर ये एलईडी थोड़ी कमजोर एलईडी होती है, लाल वाली, ग्रीन वाली रोशनी ज्यादा देती है, लाल वाली कम देती है, फ्यूज भी जल्दी हो जाती है लाल वाली, मतलब खराब हो जाती है अगर वोल्टेज ज्यादा दे, तो डिम जल रही है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। साथ में मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बचे हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर वाला दे दो, शील्डिंग वाला भी दे दो वो, और इधर हार्ड डिस्क वाला। लेजर डायोड से तुम फैमिलियर हो, जैसे तुम गाय कुत्ते को परेशान करते हो, है ना, ये भी सेमीकंडक्टर डायोड होता है, सेमीकंडक्टर लेजर होता है। बाकी ये इंफ्रारेड फोटो डायोड है, जैसे माउस में लगा होता है ना, माउस किधर मूवमेंट कर रहा है, ऑप्टिकल माउस, तो फोटो डायोड सेंस करता है। पीएन जंक्शन डायोड है। एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिक स्विचिंग करनी, अंधेरा होने पे लाइट अपने आप जल जाए। रडार बल्ब आता है आजकल, मैंने अपने घर पे वही लगा रखे हैं, स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, जब रोशनी होगी तो नहीं जलेगा, अंधेरा हो गया शाम हो गई, अब कोई वहां से निकला जल जाएगा, कुछ टाइम जलता रहेगा, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा बंद हो जाएगा। बाथरूम में भी कोई स्विच ऑफ, कोरोना आया ना उसके बाद फिर हाथ लगाने की प्रॉब्लम थी, है ना, कोरोना फैलने, तो उस टाइम पे सारे बल्ब रडार बल्ब, जहां पे भी ज्यादा जरूरत है ऑन ऑफ करने की, ये कॉमन एरिया है जहां सब लोग का हाथ लगता है, ऑटोमेटिक, तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ये लेजर डायोड, वो वाला जो डिस्क में होता है, मतलब डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्लेयर, जो कि रीड करता है। ये कंडेंसर माइक, ये ट्रांजिस्टर अलग अलग तरह, आईसी ट्रांजिस्टर सब है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उसको रखते हैं हम स्पेशल कैरी बैग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मेटल फॉइल का बैग होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो अंदर जा सकता है ना अंदर का बाहर जा सकता है, स्टेटिक स्टेट में शील्डिंग होती है। एल्यूमिनियम के कवर वाला स्टार्टर, प्लास्टिक के कवर वाला स्टार्टर, स्टार्टर में तुमने अगर देखा हो पहले जो ट्यूबलाइट झपक के जलती थी तो स्पार्किंग होती थी, नीले रंग की रोशनी दिखती थी स्टार्टर में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन बाहर ना आए, नहीं तो अगर कोई रेडियो चलाया हुआ है आसपास तो खड़खड़ करेगा, डिस्टरबेंस आता था उसमें। टीवी में स्नो आती थी पुराने वाले में, है ना। तो ऐसा वाला स्टार्टर होगा तो नहीं होगा, प्लास्टिक वाला होगा तो होगा, ठीक, क्योंकि इसमें शील्डिंग नहीं है, इसमें शील्डिंग है।
ऐसे ये कोएक्सियल केबल होती है, तो कोएक्सियल केबल में जो बाहर जो मैश वायर होता है, जाल होता है तार का, वो शील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो अंदर का सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, बाहर का सिग्नल अंदर नहीं जाएगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या समझते हो? पढ़ा है ना तुमने आर्टिकल? हाँ, टाइम कांस्टेंट पढ़ा है तुमने। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो जवाब दे दोगे तुम ना? तो चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हैं। ये 9 वोल्ट बैटरी है ना, बैटरी क्योंकि इसमें सेल्स का कॉम्बिनेशन है, छोटे छोटे सेल्स लगे सीरीज में। ये कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंडिकेशन कैसे मिलेगा? सीरीज में एलईडी लगी हुई, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सर्किट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अगर मैं बैटरी को इस यहां से, ने क्या पैसे बचाए, वो नहीं लगाया स्विच, तार ऐसे छोड़ दी, बस तार दबा देंगे, कनेक्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे ये स्विच दूसरा तार। तो ये है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एलईडी के थ्रू, और ये वाला है बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करने। तो देखो चार्ज होता है तब करंट कैसे फ्लो होती है। शुरू में जो एलईडी का ग्लो है वो अगर ज्यादा है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब करंट एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है। ठीक, तो करंट ने एक्सपोनेंशियली डिके किया। अभी चार्ज हो गया कैपेसिटर, यहां से मैंने स्विच हटा दी, चार्ज। अभी कैपेसिटर पे जितना भी चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा अगर इसे एलईडी को स्विच सर्किट में लाता हूं मैं। तो डिस्चार्ज होते वक्त करंट कैसे फ्लो हो रही है? शुरू में ज्यादा, फिर एक्सपोनेंशियल डिके। तो चार्जिंग में भी एक्सपोनेंशियल डिके और डिस्चार्जिंग में भी एक्सपोनेंशियल डिके। क्लियर? अब मेरा सवाल यह है, अगर मैं दोनों स्विच एक साथ ऑन करूं तो तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या है, क्या देखने को मिलेगा यहां अगर मैं दोनों को एक साथ ऑन करूं? अभी मैंने क्या किया था, पहले चार्ज किया था, फिर उसके थ्रू डिस्चार्ज करके बताया। सर्किट तुम्हें दिख रहा है, विजिबल है। अगर मैं दोनों को एक साथ ऑन करूं, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन? हाँ, दोनों एलईडी जलेगी, फुल ग्लो के साथ, कम ग्लो के साथ? देखो ये जो एलईडी है ये 4.5 वोल्ट की होती है। मोटी वाली एलईडी जो होती है ना, ऑर्डिनरी एलईडी 3 वोल्ट से जलती है, ये मोटी वाली 4.5, 4.5। तो 4.5 वोल्ट की एक एलईडी है, ये बैटरी 9 वोल्ट की। हाँ, तो तुम्हारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है बच्चों। तो मैं दोनों को एक साथ ऑन करता हूं। ठीक, कैपेसिटर बाईपास हो गया, चार्ज होने के बाद अब उसका कोई रोल नहीं है, दोनों एलईडी सीरीज में आ गई, और वो सीरीज में एलईडी को ये 9 वोल्ट की बैटरी चला रही, फुल ग्लो। तो ये हमने कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझा। अब ऑप्टिक्स वाले एक्सपेरिमेंट पे हम जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ऑप्टिकल बेंच वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ऑप्टिकल बेंच, ठीक है कोई नहीं, वो तुम लैब में जाकर करोगे, परफॉर्म करोगे तो ही फील आएगा। उसमें क्वेश्चन कैसे, उसमें पैरेलैक्स को भी हमें समझना होता है, इमेज कैसे दिख रही है वो भी देखना होता है। ऐसे प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, ये तुम में से ज्यादातर बच्चों ने किया होगा, ऑल पेन लेकर। ये तुम बाजार से प्रिज्म खरीद सकते हो, 80 रुपए 90 रुपए में दे देते हैं वो बड़ा वाला, और छोटा वाला 50 रुपए में दे देते हैं, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है। ऑल पेन तुम्हें मिल ही जाएगी, उसके अलावा डी चाहिए और स्केल चाहिए। तो ये तुम घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वही है कि भाई इस प्रिज्म को मैंने पानी में डाल दिया, एक्सपेरिमेंट को हवा में करने के बजाय पानी में किया। देखोगे पूरी फिजिक्स में हर चीज, जैसे चार्जेस हैं, चार्जेस को पानी में डाला, फोर्स हो गया 1/80। फिर बात आई लेंस मिरर की, तो मिरर को पानी में डाला, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं। लेंस को पानी में डाला, फोकल लेंथ बढ़ गई। बोलते प्रिज्म को पानी में डाल दो, बताओ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्या, डेल्टा एम, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा। तो हम प्रिज्म फॉर्मूले पर गौर करें,
म्यू या एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। पानी में डालने पर अभी जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी थी ग्लास के, वो एयर के रेस्पेक्ट में काम कर रही थी, डिफरेंस ज्यादा था ऑप्टिकल डेंसिटी का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2 1.5। पानी में डालने पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट कर रह गया 9/8। 3/2 के नीचे क्या आ गया 4/3, तो ये 9/8 कम रह गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रह गया। उधर क्या है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब ए तो फिक्स है इसका प्रिज्म एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 60 डिग्री, तो अंतर किस में आया डेल्टा एम में, तो डेल्टा एम विल डिक्रीज पानी में डाल देंगे तो। ऐसे तुमसे पूछते हैं वाईडीएसई सेटअप को पानी में डाल दिया, फ्रिंज विड्थ, हाँ तो ऐसे लिंक करना होता है, पूरी फिजिक्स सिमट के आ जाता है, शॉर्ट हो जाए, एक जैसा है सब्जेक्ट। तो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हें अपने आप करना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पहले, एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है फिर बढ़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है प्रिज्म वाला। ऑप्टिकल बेंच ले आओ। प्रिज्म क्या करता है, डेविएशन और डिस्पर्शन ये काम करता है। मिरर और लेंस क्या करते हैं, डाइवर्ज एंड कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड कन्वर्ज करते हैं। तो उसके हिसाब से उनके नाम होते हैं कुछ, जैसे मैं तुमसे पूछूं कॉलीमेटिंग लेंस, कॉलीमेटिंग, कॉलीमेटिंग वर्ड का मतलब क्या है, इमेज सेट करो, हमारा दिमाग इमेज स्टोर करता है, नहीं तो शब्द अगर मान लो टर्म आ गई है और तुम जानते नहीं कॉलीमेटिंग लेंस किसको कहते हैं, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओ। कॉलीमेट करना नहीं पैरेलल करना, समेट देना। तो कॉलीमेटिंग लेंस किसको बोलते हैं, जैसे मैं झाड़ू से कचरा सारा इकट्ठा कर दूं तो मैंने क्या किया, कचरे को समेट दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉलीमेटिंग लेंस बोलते हैं, तो कॉनकेव लेंस को बोलते हैं नॉन कॉलीमेटिंग। अगर ये दोनों हवा में है, जो कन्वर्जिंग है वो कॉलीमेटिंग है, जो डाइवर्जिंग है वो नॉन कॉलीमेटिंग है। पर अगर ये CS2 में है, व्हाट इज CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में है तो कार्बन डाइसल्फाइड की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज्यादा होती है, तो अभी जो है जो कन्वर्जिंग है वो तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, जो डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग बन जाएगा, वो क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। तुम सरफेस पे हाथ लगाकर पहचान सकते हो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। रियर व्यू मिरर गाड़ी में वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। डॉक्टर्स मिरर जो कि दांत का डॉक्टर काम में लेता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर बड़ा करके दिखाता है दांत में कैविटी, कीड़ा, कितना डैमेज, एक्सरे से देखते हैं। कॉन्वेक्स लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा जब तक ऑब्जेक्ट रियल है, तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं दूर से भी सीधा। जैसा कॉन्वेक्स मिरर काम करता है ऐसा कॉनकेव लेंस काम करता है। तुम सब सीधे दिखाई दे रहे हो मुझे, पीछे वाला बच्चा भी सीधा दिख रहा है, कोई बदमाश नहीं, सब सीधे। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये एक जैसे काम करते हैं। ये दो तरह की सिचुएशन, यानी अगर पास से देख रहे हैं तो सीधा, ज्यादा दूर कर दिया तो उल्टा फोकस से आगे चलेंगे, ऐसे कॉनकेव मिरर करता है। तो यूवी मेथड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नापकर हम इसकी फोकल लेंथ निकाल। अगर मान लो मेरे पास ये निडल है, ऑब्जेक्ट निडल, इमेज निडल, इसकी जगह मोमबत्ती होती और एक कागज स्क्रीन होती, तो मोमबत्ती की इमेज हम देख लेते हैं स्क्रीन पे, यू और भी निकाल लेते। पर जब हमारे पास नहीं है मोमबत्ती और पर्दा, और निडल की मदद से हमें फोकल लेंथ निकालनी है, मान लो कॉनकेव मिरर के निकालनी, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा 2F पर, सबसे पहले हम 2F पर ही पता कर, निडल को 2F पर रखा। अब इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी उसमें, तो हम कोशिश करते हैं 2F कैसे लोकेट होगा, इमेज भी वहीं बन रही हो जहां ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम पैरेलैक्स यूज कर। व्हाट इज पैरेलैक्स, apparent shift in position of an object when it is viewed from two different locations is called parallax.
देखो अपनी उंगली को पास यहाँ रख के एक बार इस आंख से एक बार इस आंख से, एंड फील द शिफ्ट इन इट्स पोजिशन, और फिर डिस्टेंस बढ़ा दो, फिर से शिफ्ट फील करो, कम हुआ कि बढ़ा, दूरी बढ़ने पर कम हो गया। जब तुम छोटे बच्चे थे और जा रहे थे सड़क से रात में चंद्रमा को देखते देखते, तुम्हें लगा चंद्रमा तो घर तक आ गया, सीधे सीधे चलते थे साथ में, कोई शिफ्ट पोजीशन में फील नहीं हुआ, बहुत दूर था। जो पास में लाइट थी वो तो पीछे छूट गई। ऐसे जब हम जा रहे होते हैं, इस बाहर सीनरी देखते हैं, तो पास का पेड़ तेज चलता हुआ दिखता है, दूर जो पेड़ है पहाड़ पे वो धीरे चलता हुआ दिखता है। वास्तव में तो वो चल ही नहीं रहे, वो तो रेस्ट पर है, हम चल रहे, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल। तो ये जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है? पैरालैक्स की वजह से। तो अगर दो पेड़ हमसे बराबर दूरी पर हो तो सेम स्पीड से चलते हुए दिखेंगे, चाहे दोनों सीधे हो चाहे एक सीधा एक उल्टा हो, जैसे कि निडल एक सीधी और एक उल्टी। अगर इन्वर्टेड इमेज यही बन रही है इसी लोकेशन पे, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा जब मैं इधर से मूवमेंट लूंगा उधर या इस कंसेप्ट को यूज करके हम रीडिंग लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मान लो इसकी पोजीशन है सर्टेन, और इमेज जो है वो फास्ट मूव कर रही है, तो बताओ कि मुझे क्या चेंज लाना चाहिए इसमें जिससे कि मैं 2f लोकेट कर सकूं। तो कंसेप्ट है पास वाला पेड़ तेज चलता है, इमेज फास्ट मूव करे, मतलब इमेज किसके पास? मेरे पास, मेरे रेफरेंस में बात कर, तो इमेज मेरे पास है, तो इमेज मेरे पास है जो कि फास्ट चल रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे दूर करना पड़ेगा। तो इमेज कब दूर होगी? या मैं उल्टा ले लूं रिलेटिविटी का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज मेरे पास है तो मैं ऑब्जेक्ट को पीछे खींचूंगा, पीछे करने पर डिजायर्ड पोजीशन मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके जेई में आया था पहले, एडवांस में बहुत समय पहले, हो सकता है नीट में आ जाए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो वो तुम्हें आइडिया किससे लगेगा? जब तुम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। कन्वर्जिंग एलिमेंट अगर है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर, तब तो हम फोकल लेंथ डायरेक्ट निकाल लेते क्योंकि इमेज लोकेट हो जाती। पर अगर डाइवर्जिंग एलिमेंट है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी कन्वर्जिंग एलिमेंट। यानी अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं ऑप्टिकल बेंच में, 1 मीटर लंबी है बेंच, तो मुझे मदद लेनी पड़ेगी कॉन्वेक्स लेंस की, और दोनों को मिलाकर सिस्टम बनना चाहिए कन्वर्जिंग, ओवरऑल कन्वर्जिंग में, यानी इसकी पावर इसकी डाइवर्जिंग पावर से इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी तभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसका पूरा आइडिया तुमको लेना है। प्लस इसमें एक तरह का एरर होता है, इसको बोलते हैं बेंच एरर या इंडेक्स एरर, और उसके लिए करेक्शन लगाते हैं, बेंच करेक्शन या इंडेक्स करेक्शन। वो वास्तव में क्या है? मुझे डिस्टेंस चाहिए इसके पोल से इसके टिप तक की, जबकि मैं जो रीडिंग पढ़ रहा हूं वो कहां से पढ़ रहा हूं? एक साइड में बेंच पे क्या है, मार्किंग लगी है, स्केल बना हुआ, और ये जो फिक्सचर्स हैं इनमें निशान बना हुआ, तो मैं देख रहा हूँ निशान कहां पर है, उससे मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, पोजीशन पढ़ रहा हूँ। तो मैं तो इन दो पोजीशन के बीच का गैप ले रहा हूँ, है ना। एरर में जाओगे तो एरर में भी इस पे क्वेश्चन आया था घुमाते हुए, नीट में आया था एरर एनालिसिस पे। तुम्हें पता है एरर के डिफरेंस की बात हम करते हैं, मैंने इसकी पोजीशन नोट की, पढ़ी स्केल पर, इसकी पोजीशन पढ़ी, एरर लीस्ट काउंट के हिसाब से निकालते, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। क्या कंसेप्ट लगाते हो? तुम्हें क्या सिखाया, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट या लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट सिखाया। एक्चुअल में जो अनसर्टेनिटी है उसी को एरर बोलते हैं। तो अगर मैं एक पेन की लंबाई को नाप रहा हूं स्केल से, 14.5 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक। तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो कैसे एक्सप्रेस करूंगा? लेंथ ऑफ द पेन इज 14.5 प्लस माइनस, जो स्केल मैंने यूज किया उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है। तो प्लस माइनस 0.1 एक्सप्रेस करूंगा या प्लस माइनस 0.05 एक्सप्रेस करूंगा। मेरे से जो गलती होने की संभावना है कि ये 14 है, ये 14.5 है, और ये
15 है। ओके, ये आधा मिलीमीटर का गैप है नहीं, यहाँ पे मार्किंग है नहीं, 14 के पास सीधे 15 है। मिलीमीटर में चल रहे हैं हम तो, चलो मिलीमीटर में चल रहे हैं, सेंटीमीटर जान दो, ये सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो यहाँ 10 मार्क है अगर सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो। अब आ जाओ मिलीमीटर में, सिनेरियो चेंज करो, मिलीमीटर में 14 और 15, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि 14 के ज्यादा पास है या 15 के ज्यादा पास है, वो तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। तो एरर होने की संभावना इस पूरे के बराबर नहीं है। अगर इस रीजन में है तो मैं 14 बोलता हूं, इधर है 13, और इस रीजन में उसके आधे से इधर, तो भी मैं 14 बोलता हूं, और इसके पास है तो मैं बोलता हूं 15। ठीक है, तो एरर होने की संभावना क्या, प्लस में 0.5 और माइनस में 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर की बात कर, इसलिए लीस्ट काउंट तो कितना है, 1 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट का हाफ। पर वो लीस्ट काउंट के बराबर कैसे हो गया ऑप्टिकल बेंच में, वो समझो। तुम्हें पता है दो रीडिंग का डिफरेंस, उसमें एरर लिखोगे तो ऐड हो जाते हैं ना, इसकी पोजीशन, दो रीडिंग है, उनका डिफरेंस वो है यू, इस तरह से वो लीस्ट काउंट हो जाता है, समझ गए। पर निडल वाला इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसमें तो बीच में कहीं पे भी आए, हमेशा आगे वाला डिवीजन या हमेशा पीछे वाला, तो उसमें पूरा एक डिवीजन के बराबर यानी लीस्ट काउंट के बराबर एरर कंसिडर करते हैं। इनमें अलग तरह से चलता है, ये फाइन डिटेल है जो मैंने तुमको बताया। तो मुझे चाहिए टिप्स से यहां तक की, जबकि मैं नाप रहा हूं यहां से, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस जो है उसी को कंपेंसेट करना है, सिंपल सा मतलब कॉमन सेंस लगा के तुम पता कर सकते हो। अगर मैंने नाप के एक पेन के बराबर रखा और यहाँ पे डिस्टेंस एक पेन से ज्यादा आ रही है, तो एक्चुअल में तो एक पेन के बराबर है, ज्यादा आ रही तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एरर नेगेटिव है, करेक्शन सब्ट्रैक्ट करना, एरर पॉजिटिव है, करेक्शन नेगेटिव बनेगा, और कम आ रही है तो ऐड करना पड़ेगा ये। और कौन सा एक्सपेरिमेंट, मल्टीमीटर वाला बच गया है ना, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। तो मल्टीमीटर से वो मैं एक वीडियो भी, हमारे इसके बनने वाले हैं, वीडियो बना के अपलोड करेंगे इंडिविजुअल, तो वहां से तुम देख सकते हो। और ऑलरेडी मैंने कल जो तुम्हें दिया था लिंक, और जो चैनल बताया था फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव, उसमें प्लेलिस्ट सर्च करोगे प्रैक्टिकल फॉर जेई फिजिक्स, एक तो प्रैक्टिकल है फिजिक्स प्रैक्टिकल, वो तुम्हारे 12th के लिए, ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल 60 मिनट में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल 60 मिनट में, 6 प्रैक्टिकल ऐसे करके, वो अलग चीज है, तो वो तो तुम्हारे ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल्स 11 12 वाले। ये वाले जो नीट वाले प्रैक्टिकल हैं ये तुम्हें मिलेंगे उस प्लेलिस्ट में जो जेई वाली है, और उसमें मल्टीमीटर वाला भी तुमको मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट, और तुम लैब में आके भी उसको कर सकते हो। तो आज के लिए काफी इतना, कोई भी क्वेरीज है, मैंने फोन नंबर तुम्हें दिया था, जिसने नोट नहीं किया हो दोबारा दे देता हूँ, तुम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। और मुझे खुशी होगी अगर तुम पूछोगे, कुछ भी पूछते हो तो मैं जवाब पूरा पूरा तुम्हें दूंगा।